हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग लाइफ बाय दीपक सर, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ रीजनिंग के धमाकेदार यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, मैं दीपक तीर्थयानी इस संडे की शानदार शुरुआत में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले तो ऑल दी वेरी बेस्ट, जिनका भी कल एग्जाम है दोस्तों ग्रुप डी के लिए, ऑल दी वेरी बेस्ट। आप सभी लोग अच्छे से पेपर दीजिएगा, शांति से पेपर दीजिएगा। जो आपको पढ़ाया गया है वो बहुत बढ़िया पढ़ाया गया है। अगर आपने उन सभी चीजों को फॉलो किया है तो कल के पेपर में आप रीजनिंग के अंदर पूरे में से पूरे मार्क्स लेकर आने वाले हो। ठीक है, तो सभी लोग बिल्कुल तैयार रहें। शुरुआत करते हैं टॉप 30 प्रश्न रीजनिंग के, जो कि फेज 3 फेज 4 सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, अपकमिंग आने वाले फेज 5 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो टीसीएस के बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं और बहुत सारी चीजों की प्रैक्टिस करेंगे। तो सभी लोग तैयार हैं? सभी लोग फटाफट से जल्दी से सेशन को शेयर कर दें और एक बार दिल से लाइक कर दें। और जो भी बच्चे अभी तक अपने परिवार में शामिल नहीं हुए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों और स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन मोटिवेशनल कोट। असफलता मुझे तब तक नहीं मिल सकती जब तक मेरी सफलता पाने की इच्छा मजबूत है। असफलता मुझे तब तक नहीं मिल सकती जब तक मेरी सफलता पाने की इच्छा बहुत ही मजबूत है। इसके अलावा दोस्तों ये नंबर नोट कर लीजिए 9602514332। कल जिस किसी का भी एग्जाम है, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, ठीक है, शिफ्ट 1, 2, 3, कल की डेट आप सभी को पता है 12/9/2022। तो ठीक है दोस्तों, सभी बच्चे जो हैं आप इस पर क्वेश्चंस भेज दीजिएगा, नोट कर लीजिए कृपया करके। ठीक है, क्वेश्चन आप इस पर भेज देंगे ताकि हम सटीक एनालिसिस कर सकें। सभी लोग जैसे ही बाहर निकले तुरंत कॉल कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रीजनिंग लाइफ बाय दीपक सर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक है t.me/रीजनिंग लाइफ बाय दीपक सर चैनल। रीजनिंग लाइफ बाय दीपक सर ग्रुप को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक है t.me/रीजनिंग लाइफ बाय दीपक सर ग्रुप। ठीक है गाइस, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, रीजनिंग लाइफ बाय दीपक सर एंड रीजनिंग लाइफ शॉर्ट्स। इसके अलावा दोस्तों फाउंडेशन बैच की शुरुआत हो चुकी है मात्र 999 रुपीज में। ठीक है, 999 रुपीज में दोस्तों आपको 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ, यानी अगर डेली बेसिस पर देखूं तो लगभग 2.5 रुपए से भी कम में, 2.5 रुपए से भी कम में आपको डेली की थ्योरी क्लास मिलने वाली है, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और ढेर सारी टेस्ट सीरीज आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के माध्यम से मिलने वाली है। क्लास 24 एग्जाम प्रिपरेशन ऐप पर फाउंडेशन बैच के साथ साथ 8 सितंबर से ही चालू है और रिकॉर्डेड क्लासेस भी आप बाद में देख सकते हो जब चाहो। ये अपने टेलीकॉलिंग नंबर हैं, जो भी क्यूरी हो आप इस टेलीकॉलिंग नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इस बैच के रिगार्डिंग और अधिक जानकारी ले सकते हैं गाइस। बाद में प्राइस दोस्तों बढ़ जाएगी 15 तारीख से। 15 सितंबर को दोस्तों इस बैच की प्राइस 1499 हो जाएगी। तो जिस किसी को भी ज्वाइन करना है, आपके पास अभी समय मौजूद है, आप 999 रुपीज में इस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एक कंप्लीट लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा इसके अंदर। ठीक है, सीधा क्लास 24 ऐप पर जाइए और जाकर लॉगिन कर लीजिए। एसएससी या रेलवे जो भी कैटेगरी चूज करनी है चूज कर लीजिए, क्योंकि ये तो कॉमन फाउंडेशन बैच है, सब में दिखाई देगा। प्रिपरेशन पे क्लिक करेंगे बीच वाले बटन पर तो सेकंड नंबर पर आपको बैच दिखेगा, कंप्लीट A to Z फाउंडेशन बैच। और ये जो बैच आपके सामने आ रहा है, इसके बाय नाउ पे ऑप्शन पर टिक करेंगे, बाय नाउ करके और वो ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, C25 कोड लगाकर जबरदस्त टेस्ट सीरीज चल रही है। मात्र 150 रुपए में आपको जो है टेस्ट सीरीज मिल रही है, 100 फुल लेंथ टेस्ट के साथ 10 लेटेस्ट टेस्ट आपके पास अवेलेबल। ठीक है, इसे भी बाय कर सकते हैं आप। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, आपको उन व्यक्तियों की संख्या जिनके पास केवल मोबाइल फोन है तथा उन व्यक्तियों की संख्या जिनके पास मोबाइल फोन और लैपटॉप दोनों हैं, उनका अंतर कितना होगा। सबसे पहले तो केवल मोबाइल फोन वाले कौन हैं? केवल मोबाइल फोन वाले लोग हैं 29। ठीक है, और उन व्यक्तियों की संख्या जिनके पास मोबाइल तथा लैपटॉप दोनों हैं, तो ये रहा मोबाइल और ये रहा लैपटॉप। मोबाइल और लैपटॉप दोनों हैं, जिनके पास मोबाइल और लैपटॉप दोनों हैं, और इसका अंतर कितना होगा ये आपको बताना है। देखिएगा, मोबाइल और लैपटॉप कितना है तो 34 + 10, 34 + 10 ये कितना हो जाएगा 44, और ये है 29। तो 44 - 29 जब आप करेंगे तो दोस्तों 15 का आंसर आएगा, 15 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, क्या आंसर बनेगा गाइस? 15 इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर 5 दे रहे हैं, सोच समझ के जवाब नहीं दे रहे हो फिर अंधाधुंध गोलियां बरसाने से तो आप लोग जानते ही हैं कि क्या होता है।
5 आंसर दे रहे हैं बहुत सारे लोग, और कुछ लोग अब यहाँ पर 15 भी आंसर दे रहे हैं। भाई मैक्सिमम लोग तो 5 ही दे रहे हैं यहाँ पर। गलत है। अरे ऑब्वियस ही बात है यार, इतना बार बार बताना पड़ेगा कि उन व्यक्तियों की संख्या जिनके पास मोबाइल और लैपटॉप दोनों है। तो ये कॉमन पोर्शन है मोबाइल और लैपटॉप का। मोबाइल और लैपटॉप का ये वाला पोर्शन, हेडफोन के लिए मना थोड़ी किया है, तो 34 और 10 44 आएगा। ठीक है, ये कौन सा है? ये है मोबाइल प्लस लैपटॉप, और ये है ओनली मोबाइल, ये वाला पोर्शन। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 15 आएगा भाई, सोच समझ के करिए। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके पास मोबाइल तथा हेडफोन दोनों हैं? जिनके पास मोबाइल और हेडफोन दोनों हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास मोबाइल और हेडफोन दोनों हैं? तो 10 + 19 बराबर कितना हो गया दोस्तों? 29। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, सीधे सीधे 2 प्रश्न आ रहे हैं भाई, और 2 ही प्रश्न मैंने करा दिया आपको। तो पूरा पेपर मैं उसी तरीके का लेके आया हूँ जैसा अपना एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके पास में। पेपर आपको वही कराऊंगा मैं जो वैसा का वैसा आपको दिख जाए बस। 2 अगर वेन डायग्राम के क्वेश्चन दिख रहे हैं तो 2 नंबर सीरीज के दिख जाएंगे, ऐसा ही। गैप देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है? +5 दिख रहा है। सभी लोग लाइक कर दें फटाफट से और शेयर कर दें सेशन को। ये +5 हो रहा है। 17 से 42, तो 20 के बाद 30 40, तो 22 और 3 कितना हो गया? 25। फिर अगला देखेंगे 52 62 और 67, तो ये हो रहा है 125। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं +5 की पावर 1, +5 की पावर 2, +5 की पावर 3, अगला वाला +5 की पावर 4। 5 की पावर 4 दोस्तों 625 हो जाएगा। सही है, 625 ऐड कर दो। 7 और 5 12 का 2, हासिल का 1, 6 और 2 8 और 1 9, और 6 और 1 कितना हो रहा है? 7। तो दोस्तों यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा 792। 792 इज द करेक्ट आंसर। सही है, चलें नेक्स्ट अगला देखिए। 82 68, तो अगला क्या? 82 और 68। अगर 82 का रिलेशन 68 से है तो 54 का रिलेशन किससे होगा? बनाओ, देखते हैं कौन करता है आप में से। वेरी गुड वेरी गुड, चलिए करते जाइए, जल्दी जल्दी से करते जाएंगे फटाफट से। 82 का रिलेशन 68 से है तो 54 का रिलेशन किससे होगा? 41 यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का आंसर आ रहा है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4। सही है, तो 64 + 4 कितना हो गया? 68। नेक्स्ट 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 41। सही है, क्या हो गया? 41 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला देखिए। सभी में से सबसे अधिक वेतन किसका है? आपको यहां पर निकालना है इन सभी में से सबसे अधिक वेतन किसका है भाई साहब? इन सभी में सबसे अधिक वेतन किसका है? इन सभी में सबसे अधिक वेतन किसका है?
बी आंसर आ रहा है, कुछ लोगों का सी आंसर आ रहा है भाई। मतलब यार आंसर तो एक ही आएगा ना, बी और सी कैसे आ रहा है आपका भाई? अलग अलग लोगों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं गाइस। चलिए सी यहाँ पर काफी लोगों का आ रहा है, लेकिन बी भी कम लोगों का नहीं आ रहा है। लगभग 50% लोगों का बी आ रहा है, 50% लोगों का सी आ रहा है। चलिए देखते हैं यहाँ पर 6 व्यक्ति हैं, उनकी सबकी मासिक वेतन अलग अलग है। कम से कम एक व्यक्ति का वेतन बी से अधिक है। कम से कम एक व्यक्ति का वेतन जो है वो बी से अधिक है, बाकी सबका वेतन बी से कम है। ऐसा हो सकता है। जिसका वेतन ई से कम है, लो जिसका वेतन ई से कम है, तो किसका वेतन ई से कम है भाई साहब? बी का वेतन। बी का वेतन ई से कम है। डी का वेतन बी से कम लेकिन एफ से अधिक है। ठीक है, किसका? डी का वेतन। डी का वेतन बी से तो कम लेकिन एफ से अधिक है। ए का वेतन केवल एक व्यक्ति से अधिक है। लो, ए का वेतन केवल एक व्यक्ति से अधिक है, बाकी सबसे कम है। ए का वेतन केवल एक व्यक्ति से अधिक है, यानी बाकी सबसे कम है। ठीक है, तो उसने बोला कि ई को सब में अधिकतम वेतन नहीं मिला है। ई को इन सब में सबसे अधिकतम वेतन नहीं मिला है। ठीक है, क्या बोल रहा है वो? ई को इन सब में सबसे अधिकतम वेतन नहीं मिला है। अब बताओ आप, क्या ये अरेंजमेंट सही है? आप मुझे बताओ। उसने साफ साफ बोला है कि ई को भैया सबसे अधिकतम वेतन नहीं मिला है, तो क्या किया जाए दोस्तों? यहां गड़बड़ हो रही है मतलब आपसे, है ना? कंफर्म है ना? देखिए इधर, चलो बनाते हैं इधर। सबसे पहले तो ए का वेतन केवल एक व्यक्ति से अधिक है, तो ये तो 100% बनेगा, यानी केस यही बनने वाला है भाई साहब। केस यही बनने वाला है। 1 2 3 4 5 6 लोग। ए का वेतन केवल एक व्यक्ति से अधिक है, बाकी सबसे कम है। ई को सबसे अधिक वेतन नहीं मिला है। अब आगे दिखाए, कम से कम एक व्यक्ति का वेतन बी से अधिक है। एक व्यक्ति तो ऐसा है जिसका वेतन बी से ज्यादा है भाई साहब। एक व्यक्ति तो ऐसा है, कम से कम एक व्यक्ति का वेतन बी से अधिक है। अब कम से कम एक व्यक्ति का वेतन बी से अधिक है, तो 2 व्यक्तियों का वेतन भी हो सकता है, 3 व्यक्तियों का वेतन भी हो सकता है। जिसका वेतन ई से कम है, जिसका वेतन ई से कम है, तो ई बी। डी का वेतन बी से कम लेकिन एफ से अधिक है। डी का वेतन बी से कम लेकिन एफ से अधिक है। हो गया। अब देखो सी अभी तक नहीं आया है और ई का वेतन सबसे ज्यादा नहीं है। ई का वेतन सबसे ज्यादा नहीं है भाई साहब। ई का वेतन सबसे ज्यादा नहीं है, तो ई से पहले सी आ सकता है, ये बनेगा भाई। ई का वेतन सबसे ज्यादा नहीं है, उसने ये बोला था, ये केस बन सकता है। कम से कम एक व्यक्ति का वेतन बी से ज्यादा है, तो कम से कम एक व्यक्ति में 2 भी आ गए, 3 भी आ गए, 4 भी आ गए, 5 भी आ गए, ये भी हो सकता है। कम से कम एक व्यक्ति का वेतन बी से अधिक है। इस लाइन को समझ गए क्या आप? कि लोवेस्ट लिमिट 1 फिक्स कर दी, कि लोवेस्ट लिमिट 1 है, पर उससे ज्यादा 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 अगर कर लें तो ये केस पूरा बढ़िया से बैठ रहा है। तो इसमें सबसे अधिक वेतन किसका है दोस्तों? सी का। और सी जो है बी ऑप्शन में आ रहा है। तो भाई साहब मैं 100% सभी को फिर लॉक कर दूं। हो सकता है कि बहुत सारे लोग बी ऑप्शन आंसर दे रहे हो और बहुत सारे लोग सी आंसर दे रहे हो, मतलब जो अंदर की वैल्यू है। तो जब भी आप आंसर देना तो ऑप्शन वाइज दिया करो। मैं बी को करेक्ट मानूंगा यहाँ पर, ठीक है, कि जिसने बी आंसर दिया, क्योंकि बी के अंदर सी है, तो आप ऑप्शन यहाँ पर टिक करते हो। तो चलिए अगला देखिए, कितने व्यक्तियों का वेतन एफ से कम है? 0 व्यक्तियों का वेतन एफ से कम है। ठीक है, नन, किसी भी व्यक्ति का वेतन एफ से कम नहीं है। चलिए विषम ज्ञात करिए, बनाइए, क्या बनने वाला है? क्या हो गया, बफर हो रहा है क्या? चलो बनाओ भाई, बनाओ, जल्दी से बनाइए फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट है। 169 आंसर आप दे रहे हो यार, तो 169 कैसे आंसर दे रहे हो? कहीं स्क्वायर की टर्म तो नहीं बनाई आपने? कहीं आपने ये तो नहीं सोचा कि यार 169 स्क्वायर है? तो मैं आपको बता दूं, स्क्वायर तो 9 भी है भाई, स्क्वायर तो 9 भी है, स्क्वायर 169 भी है। तो सोच समझ के और आराम से जवाब दीजिएगा जी। बहुत बढ़िया, देखकर अच्छा लग रहा है कि मैक्सिमम लोगों का आंसर 169 ही आ रहा है, क्योंकि लॉजिक ये कहता है, ऑड वन आउट का लॉजिक ये होता है कि 3 में समानता हो, 1 डिफरेंट हो।
ठीक है, तो 3 में समानता बिल्कुल हो रही है। इसको आप लिख सकते हो 2 का क्यूब प्लस 1, इसको आप लिख सकते हो 3 का क्यूब प्लस 1, इसको आप लिख सकते हो 5 का क्यूब प्लस 1, परंतु इसको आप 13 का स्क्वायर ही लिख सकते हो। बाकी सब क्यूब की वैल्यू +1 बन रहा है और यही एकमात्र है जो स्क्वायर बन रहा है। तो इन तीनों में सेम लॉजिक और एक अलग हो गया। चलिए, आपको एक अभिकथन और एक कारण दे रखा है, आपको दोनों को चेक करना है क्या दोनों सही हैं और ये इसकी व्याख्या कर रहा है कि नहीं। यह एक केवल एनाफ्लीज प्रजाति की मादा मच्छर है जो मनुष्यों में मलेरिया को संचालित करती है। ये बात सही है, मादा एनाफ्लीज की वजह से ही तो होता है दोस्तों। भाई मलेरिया लोग किसकी वजह से होता है? मादा एनाफ्लीज की वजह से ही होता है दोस्तों, इसमें तो कोई दोहराए वाली बात नहीं है। या बचपन से आप लोग पढ़ रहे हो, जब से आपने साइंस पढ़ना स्टार्ट किया होगा एटलीस्ट, ठीक है, आपको बताया होगा कि मादा एनाफ्लीज प्रजाति की मच्छर जो होती है वो मनुष्य में मलेरिया को संचालित करती है, 100% सही है। एनाफ्लीज प्रजाति के नर मच्छर मनुष्य के खून नहीं चूसते हैं। जी बिल्कुल, नर प्रजाति के नहीं चूसते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। मादा एनाफ्लीज ही होती है, वही चूसती है। एनाफ्लीज प्रजाति के नर मच्छर मनुष्य का खून नहीं चूसते हैं, ये बात भी सच है, ठीक है। और ये उसकी व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि नर नहीं चूसते, मादा चूसती है और इसी की वजह से मलेरिया होता है। तो ये दोनों सत्य हैं और RA की सही व्याख्या भी कर रहा है। दोनों सत्य हैं और RA की सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या बने। महिलाओं ने इसका अभ्यास किया, कुछ ने इसे एक प्रकार के जादू टोना के साथ जोड़ा। वुमेन practiced it a few, combining it with a sort of witchcraft, ठीक है, यानी कि उन्होंने जादू टोने के साथ जोड़ा। एक सिंपल सा सेंटेंस दिया है, महिलाओं ने इसका अभ्यास किया और कुछ ने इसको जादू टोने के साथ जोड़ा। तो यहां पे बोला गया है कि तुर्की महिलाओं ने भी इस अभ्यास के तौर पर अपनाया था। तुर्की महिलाओं ने भी इसे अभ्यास के तौर पर अपनाया था और साथ ही साथ दे रखा है तुर्की महिलाएं जादू टोना करती थी। भैया तुर्की महिलाओं ने इसे अभ्यास के तौर पर अपनाया था, लेकिन कुछ ने इसे एक प्रकार का जादू टोनों के साथ जोड़ा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुर्की महिलाएं जादू टोना करती थी, ये कहीं नहीं दिया उसने। यहां पर देखो उसने क्या बोला, तुर्की महिलाओं ने इसे अभ्यास के तौर पर अपनाया था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुर्की महिलाएं जादू टोना करती थी। चिकित्सक जादू टोने को स्वीकृति नहीं देते हैं। चिकित्सकों की कोई भी बात इन दोनों कथनों में नहीं हो रही। चिकित्सक की कोई भी बात इन दोनों कथनों में नहीं हो रही है, इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा? नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। वेरी गुड, मजा आ गया है दोस्तों। दिल से लाइक करके एक बार शेयर कर दें सेशन को। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? मजा आ रहा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आराम से करिए। क्या शिशुओं के लिए टीकाकरण अनिवार्य किया जाना चाहिए? वो कह रहा है कि नहीं, क्योंकि वे कष्टदायक हैं। अरे भैया बहुत गलत बात बोली है इसने, ठीक है, बहुत ही गलत बात बोली है कि क्योंकि वे कष्टदायक हैं। अरे भैया देखो, क्या शिशुओं के लिए टीकाकरण अनिवार्य किया जाना चाहिए? क्या शिशुओं के लिए टीकाकरण अनिवार्य किया जाना चाहिए? तो बोल रहा है कि नहीं, क्योंकि वे कष्टदायक हैं। बिल्कुल गलत। दूसरा, हाँ, क्योंकि कई विकासशील देश ऐसा कर रहे हैं। अरे इसमें विकासशील और विकसितों का क्या है? ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है यार, कि शिशुओं को टीकाकरण अनिवार्य करना चाहिए ताकि वो जो है उनके अंदर रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो बढ़े, वो बीमारियों से लड़ सकें, ठीक है। बचपन में सभी को टीके लगे होंगे भाई साहब, 100% श्योर है। तो ये बात भी गलत बोल रहा है। चलिएगा नेक्स्ट, अगला देखिएगा दोस्तों, बनाइएगा फटाफट से। नंबर सीरीज आपको दे रखी है, बनाओ। प्रश्न जो आए ना पहले उसको करना कल के पेपर में। कल बहुत सारी विचित्र चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं और पता नहीं क्यों लॉजिकल रीजनिंग भी भर के मिल सकती है कल, ठीक है। सर कल मेरा पेपर है, आशीर्वाद दीजिए। तथास्तु।
एक मोटिवेशनल लाइन सुनाता हूं आपको, ठीक है। हर उस दिन और रात का हिसाब होगा, हर उस दिन और रात का हिसाब होगा जो तूने किताबों के साथ गुजारी है। हर उस दिन और रात का हिसाब होगा जो तूने किताबों के साथ गुजारी है। चिंता मत कर मेरे दोस्त, इस बार सिलेक्शन लेने की तेरी बारी। ठीक है, मस्त होके जाओ, मजा आ जाना चाहिए। चलो दोस्तों चलते हैं फटाफट से, दिल से लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे फटाफट से सेशन को। और बताइए 32, 48, 72, 108 क्या बनेगा? 32, 48, 72 तो आपको यहां पर दिख रहा है 16 का गैप। फिर यहां पे क्या दिख रहा है आपको? यहां पर गैप कितने का दिख रहा है आप तो ये बता दो। 48 है, 50, 60, 70, 22 और 2 24 का गैप। यहां पर देखें 28 और 8 36 का गैप। सही है, चलो अगला चलो, पता नहीं है तो 16 और 24 यहां पर आपको 8 का गैप दिखेगा, यहां पर आपको 12 का गैप दिखेगा। तो अगला वाला जो भी होगा दोस्तों उसके अंदर 16 का गैप दिखेगा। 16 का अगर आप गैप देखेंगे तो ये 52 बन जाएगा। 52 इसमें जोड़ेंगे 10 का 0 बनना चाहिए, हासिल का 1 बनना चाहिए, तो ये 6 हो जाएगा और ये 1 तो है ही सही। तो 160 आपका आंसर होना चाहिए। 160 मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा, अब क्या करूं? सही है, 160 मुझे कहीं दिखाई दे रहा है, यहां पर बताओ आप, कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा। तो इसका मतलब गैप से तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। अब देखिए दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 32 का अगर 1.5 गुना कर दूं, 32 का 1.5 गुना कर दूं तो 48, 48 का अगर 1.5 गुना कर दिया जाए तो 72, 72 का 1.5 गुना कर दिया जाए तो दोस्तों 108, 108 का भी अगर 1.5 गुना कर दिया जाए, ठीक है, 108 में आप जोड़ दो 54 सीधा, तो 50 और 60 62, कितना आ जाएगा? 162। 162 इज द करेक्ट आंसर। कितना आ गया दोस्तों? 162 आपका आंसर आ गया। क्लियर है? क्लियर है भाई? जल्दी से सभी लोग फटाफट से जल्दी से थम्स अप करके बताएंगे कि यस सर बिल्कुल क्लियर है। 32 का 1.5 गुना 48, 48 का 1.5 गुना 72, 72 का 1.5 गुना 108, 108 का 1.5 गुना 162 हो रहा है। यहां पर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये प्रश्न आपको कंटिन्यू एग्जाम के अंदर देखने को मिल रहा है। कितना स्पीड से आप आंसर निकाल सकते हैं इसकी इक्वेशन का बताइए। चलो बनाओ, बनाइए, क्या बनेगा? एनालिसिस वाला नंबर बेटा ये है, एनालिसिस वाला नंबर 9602514332। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं सटीक एनालिसिस के लिए। सभी क्वेश्चंस भेज दीजिएगा ताकि हम रीजनिंग का बेहतरीन एनालिसिस करवा पाए। चलिए 17 वी का मतलब क्या है दोस्तों? मल्टीप्लाई। 17 मल्टीप्लाई बाय 96, y का अर्थ है -139, w का अर्थ क्या है? +1596, और z का अर्थ दे रखा है डिवाइड बाय 28। ठीक है, चौदह दूनी 28, 14 एकम 14, फिर वापस से 14 एकम 14, 5 और 6 56, 14 चौक 56। फिर इसको 2 से 114 को काट देंगे, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 57। सही है, इनको गुणा कर लो। 17 छिकी 102, हासिल के 10, 17 नाम का 153, 153 और 10 163। ठीक है, तो 16 32, 16 32 प्लस 57 जोड़ दो इसके अंदर, ये बना 9, ये 8, ये 6 और 1। फिर इसके अंदर हमें 139 को माइनस करना है, तो ये 0 हो जाएगा। 8 में ऐसे 3 जाएगा तो 5 बचेगा, ये 5 बचेगा और ये, तो आपके पास 1550 आंसर आ गया दोस्तों। जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1550। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। वृत्ताकार मेज है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं और कार्ड्स खेल रहे हैं। कितने लोग हैं? 7 लोग। लोग कितने हैं दोस्तों? 7 लोग हैं। सेंटर की तरफ फेस करके कार्ड खेल रहे हैं। आराम से करिएगा, ठीक है? करो। एक और बना लेता हूं, हो सकता है जरूरत पड़ जाए।
ठीक है, चलिए बनाओ। सर कोडिंग डिकोडिंग का क्लास क्यों नहीं हुआ? कल जो है आपको जब अल्फा न्यूमेरिकल कराया था उसी के अंदर कोडिंग डिकोडिंग के जो नए वाले प्रश्न थे उसी में करवा दिए थे, इसलिए नहीं हुई। बाकी अगर आपको चाहिए तो 50 क्वेश्चन करवा देता हूँ कोडिंग डिकोडिंग के, नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जिस किसी का भी अपने स्टेशन मास्टर और बाकी की पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है, सबसे पहले तो उनको ढेर सारी बधाई, एनटीपीसी वाले सभी छात्रों को, ठीक है। अगर आप लोग अगर फाइनली अगर आप एनटीपीसी में आपका सिलेक्शन हो गया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी जॉब कंफर्म हो जाए तो ग्रुप डी के लिए आप कुछ मत करिएगा, ठीक है, ताकि जो बच्चे ऑलरेडी अपने ग्रुप डी का पेपर दे रहे हैं उनको जॉब मिल जाए, है ना। क्योंकि आप तो ऑब्वियस ही बात है एनटीपीसी और ग्रुप डी में से एनटीपीसी ही ज्वाइन करोगे, तो आप सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट है जिनका एनटीपीसी में हो गया है, ठीक है, जिनका फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो जाए वो ग्रुप डी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फिर ना आ जाए। अगर आप ग्रुप डी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने के बाद अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं दोस्तों, तो फिर होगा क्या कि आपको जो है वो सीट काउंट कर ली जाएगी, लेकिन आप तो ज्वाइन करेंगे नहीं, लेकिन फिर वो वैकेंट रह जाएगी। सो प्लीज़, है ना, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके ज्वाइन ना करने से, आपको ऑलरेडी एनटीपीसी में जाना है तो आप वो सीट खराब मत करना ताकि वो किसी बच्चे के काम आ जाए। चलिए बनाइए, चलो बनाते हैं। डी सी अथवा ई का पड़ोसी नहीं है। डी सी अथवा ई का पड़ोसी नहीं है, ए बी और सी का पड़ोसी, ए बी और सी का पड़ोसी, ए बी और सी का पड़ोसी है, ठीक है। डी सी और ई का पड़ोसी नहीं है, ठीक है, डी सी और ई का पड़ोसी नहीं है। आगे अगला चलते हैं। जी जो डी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, ठीक है, जी जो डी के बाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक है, ये डी और डी के बाएं दूसरे स्थान पर जी आपको यहीं लेना पड़ेगा। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि सी का पड़ोसी तो है ही नहीं ना, डी सी अथवा ई का पड़ोसी तो है ही नहीं। तो अब आप एक बात बताओ, अगर आप ये केस बनाते हो, अगर सपोज करो आप ये केस बनाते हो, तो डी के बाएं दूसरे स्थान पर जी तो बना दिया। अब भैया आपकी मजबूरी हो गई कि या तो ई यहाँ आएगा या तो ई यहाँ आएगा, भाई या तो ई यहाँ आएगा या तो ई यहाँ आएगा, ठीक है। और वह ई और एफ का पड़ोसी है, कौन? जी। जी ई और एफ का पड़ोसी है, तो भाई साहब ई का भी पड़ोसी नहीं होना चाहिए था डी को, तो ये केस तो हो गया रॉन्ग। तभी मैं क्या कहा कि दो केस बना लीजिए। अब डी को यहाँ बनाओ, डी और इसके पड़ोस में, डी के बाएं दूसरे स्थान पर जी, और जी जो है वह ई और एफ का पड़ोसी है, तो एफ यहाँ ले लो, ई यहाँ ले लो। तो डी देखो, डी न तो सी के पड़ोस में आया, डी न तो ई के पड़ोस में आया, और हमारा काम भी हो गया। तो ये अरेंजमेंट हमारा बिल्कुल सही होगा। तो कौन सा कथन सही है? बी ए और डी का पड़ोसी है। क्या बी ए और डी का पड़ोसी है? पहला ही कथन सही हो गया। उसने बोला कौन सा कथन सही है, तो पहला ही कथन सही है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इतने प्यारा प्रश्न था यार, कितना शानदार प्रश्न था, मजा आ गया यार इस प्रश्न। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बनाइए। किस समूह में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के ठीक दाएं बैठा है? दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के ठीक दाएं बैठता है। डी बी के ठीक दाएं। क्या डी बी के ठीक दाएं हैं? जी नहीं, डी तो बी के ठीक बाएं हैं। अगला, एफ जी के ठीक दाएं है। एफ जी के ठीक दाएं है। क्या सच में एफ जी के ठीक दाएं हैं? जी हाँ, ये रहा पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक दाएं। नहीं, पहला व्यक्ति सॉरी, जी एफ के ठीक दाएं हैं। क्या जी एफ के ठीक दाएं हैं? जी नहीं, जी जो है वो एफ के ठीक बाएं था, गड़बड़ कर दिया मैंने, बनाना पड़ेगा। ई सी ए बी, ई सी ए बी, ई सी ए बी डी, यहाँ जी और यहाँ एफ, ठीक है। चलो अगला प्रश्न क्या था? हाँ ये रहा, अगला दे रखा है ई सी। क्या ई सी के, क्या ई सी के, देखो इधर ध्यान से,
क्या ई सी के ठीक दाएं है क्या? पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक दाएं। क्या ई सी के ठीक दाएं है क्या? क्या ई सी के ठीक दाएं हैं? जी हाँ, ई सी के ठीक दाएं हैं, ये आंसर बनेगा। दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के ठीक दाएं, दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के ठीक दाएं है। अरे यार क्या कर रहे हैं अपन। दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के ठीक दाएं हैं, तो यानी सिंपल सिंपल ऐसे ही देखना था ना। दूसरा व्यक्ति तो ये है ना, तो इसका मतलब डी बी के दाएं हैं, ये देखना था। एफ जी के दाएं हैं, डी बी के दाएं हैं क्या? जी नहीं। एफ जी के दाएं हैं क्या? सही तो है, यही आ गया ना आंसर यार, एफ जी आएगा ना यार। दूसरा व्यक्ति बोला था ना, दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के ठीक दाएं, तो एफ जी हमारा आंसर हो गया, बाकी सब रॉन्ग हो। अगला प्रश्न देखिए, जी के संदर्भ में डी की स्थिति क्या है? जी के संदर्भ में डी की स्थिति क्या है? डी जो है दाएं दूसरे स्थान पर है, या बायां पहला, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा? बायां पांचवा या फिर दायां दूसरा? बायां पांचवा या फिर दायां दूसरा? तो यहां दे रखा है दाएं से दूसरे स्थान पर, ठीक है। जी के संदर्भ में डी की स्थिति दाएं से दूसरे स्थान पर। अगेन फिर से दोस्तों जोड़ बाकी गुणा भाग आ गया, फटाफट से बनाइए। माइनस का अर्थ क्या दे रखा है, फटाफट से देखो। डिवाइड माइनस को, और माइनस का अर्थ प्लस है, प्लस। इनटू का अर्थ डिवाइड, डिवाइड का अर्थ माइनस, और प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई। 12 नाम का 108, 3 दाएं 30, तो बनेगा 26। 26 और 9 35। फाइनली हमारा आंसर आ गया 35। चलो बनाओ। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आने वाला है? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आने वाला है दोस्तों? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आने वाला है? जिन भी बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, जिन भी बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, डू फास्ट, है ना। जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि बेहतरीन सारी चीज़ें मिलती रहें आपको। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। ये रहा सी, ये रहा बी, कहाँ है? ये रहा बी। अब अगर सी को बड़ा बनाना है, भाई ये दोनों तो एक ही चीज़ है। अगर सी को बड़ा बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर ये वाला साइन आना चाहिए। लो डी आंसर। ऑल कार आर बसेस, ऑल बसेस आर ट्रक। बनाओ भाई क्या आंसर आएगा। पहली बात तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस से रिलेटेड अगर नेगेटिव कंक्लूजन दे रखा है तो उसको तो चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। बिना पॉसिबिलिटी वाला नेगेटिव कंक्लूजन चेक ही मत करो, रॉन्ग है वो। कुछ ट्रक कार हैं, जी बिल्कुल कुछ ट्रक कार हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो आंसर बनेगा सेकंड। बोलो ऑल प्यूमा इज यूएसबी, ऑल प्यूमा इज यूसीबी, नो नाइक इज गैप, ओनली ए फ्यू जारा आर यूसीबी, ओनली ए फ्यू जारा, ओनली ए फ्यू जारा आर यूसीबी। इसका मतलब कुछ जारा ऐसा भी है जो यूसीबी नहीं। ओनली ए फ्यू, केवल कुछ जारा यूसीबी है, तो कुछ जारा ऐसा भी है जो यूसीबी नहीं है। ओनली ए फ्यू पूमा आर गैप, केवल कुछ पूमा ऐसा है जो गैप है। इसका मतलब कि कुछ पूमा ऐसा भी है जो गैप नहीं है। ओनली ए फ्यू लग रहा है ना, क्योंकि तो अब आप देखिए सभी नाइक के प्यूमा होने की संभावना है क्या? क्या सारे नाइक के प्यूमा होने की संभावना है? क्या सारे नाइक के प्यूमा होने की संभावना है? क्या ये नाइक प्यूमा के अंदर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्या सारे नाइक के प्यूमा होने की संभावना है? जी हाँ बिल्कुल। इस नाइक वाले पोर्शन को मैं ऐसे बना लेता, क्या दिक्कत थी? ये हो गया, एक डायग्राम बन गया, संभावना भी हो गई। कुछ जारा निश्चित रूप से प्यूमा नहीं है, तो डेफिनेटली वर्ड को तो हटा दो। ये जो वर्ड होता है ना निश्चित रूप से, इसको हटा दो, बस इतना पढ़ो। कुछ जारा प्यूमा नहीं है, कुछ जारा प्यूमा नहीं है। अरे यार कुछ जारा, देखो इधर, कुछ जारा यूसीबी नहीं है, ये था, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि कुछ जारा प्यूमा नहीं है। भैया ये देखो, कुछ जारा प्यूमा नहीं है, ये बात तो गलत बोल रहा है। कुछ जारा प्यूमा नहीं है, ये बात गलत बोल रहा है भाई साहब।
ये बात ध्यान से देखना और सोच समझ के जवाब देना भैया, मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, सोच समझ के जवाब देना। क्या ये बात सही है क्या? उसने बोला है कुछ जारा प्यूमा नहीं है। क्या बोला है उसने? कुछ जारा प्यूमा नहीं है। अरे यार, कुछ जारा, केवल कुछ जारा यूसीबी है का मतलब है कि कुछ जारा यूसीबी नहीं है। सही है, ये था हमारा। अब मान लीजिए आप इस बाउंड्री को, इस प्यूमा वाली बाउंड्री को जारा पर ले आते हो। देखना इधर, आप अगर प्यूमा वाली बाउंड्री को जारा पर ले आते हो, उसने बोला कुछ जारा प्यूमा नहीं है, लेकिन अगर आप इस प्यूमा वाली बाउंड्री को पूरे को जारा को कवर कर लेते हो तो भैया पूरा यूसीबी तो मतलब पूरा का पूरा प्यूमा तो यूसीबी के अंदर है ना, तो आपको ये लेना पड़ जाएगा। और अगर आपने ये ले लिया तो ये कथन गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताओ आप। कुछ जारा यूसीबी नहीं है, इसका मतलब कुछ जारा प्यूमा नहीं है। ये बात 100% सत्य हो गई। ये बात 100% सत्य हो गई भाई साहब। ऐसा डायग्राम बन नहीं सकता। आप कोई भी डायग्राम ऐसा नहीं बना सकते जिससे ये जारा पूरा का पूरा प्यूमा के अंदर चला जाए। अगर जारा पूरा प्यूमा के अंदर चला गया, जारा अगर पूरा प्यूमा के अंदर चला गया तो भाई साहब ये भी ध्यान रख लेना कि आपका पूरा का पूरा ये जो है ना, ये यूसीबी जो है ना, वो भी जारा को पूरा काट लेगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ जारा प्यूमा नहीं है, ये बात सच है। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, बहुत ट्रू। क्या बनेगा? बहुत ट्रू। चलिए धमाकेदार प्रश्न में आगे चलते हैं दोस्तों और फटाफट से देखते हैं। ये साफ साफ दिख रहा है, एक कम कर दो तो ये बन जाएगा 5 और 5 का क्यूब जो होता है 125। एक कम कर दो तो बन गया 12, 12 का क्यूब जो होता है 17 28। एक कम कर दो तो 8 और 8 का क्यूब जो होता है दोस्तों वो बनता है आपका 512। सही है? चलो बनाइए दोस्तों, इसको डू फास्ट करके बताओ क्या बनेगा। एक बच्चा बोल रहा है सेकंड 100% रॉन्ग, ओनली आनंद। सर डायग्राम गलत था, यही तो आप लोगों की समस्या है यार। देखिए, ऑल प्यूमा इज यूसीबी, नो नाइक इज गेप, ओनली अ फ्यू जारा इज यूसीबी। अगर कुछ जारा यूसीबी है, कुछ जारा अगर यूसीबी है तो इसका मतलब ये भी होता है कि कुछ जारा ऐसा है जो यूसीबी नहीं है। केवल कुछ जारा यूसीबी है, अर्थात कुछ जारा ऐसा है जो यूसीबी नहीं है। आगे यहां पर देखिए, ओनली अ फ्यू प्यूमा आर गैप, केवल कुछ ही प्यूमा ऐसा है जो गैप है। इसका मतलब कुछ प्यूमा ऐसा है जो गैप नहीं है, इसका मतलब ये होता है। आप समझना चाहते ही नहीं हो और सिर्फ अपनी ही धुन में लगे रहते हो। ध्यान से समझो, एक बार फिर समझा रहा हूं। उसने क्या कहा? उसने कहा कुछ जारा ऐसा है जो प्यूमा नहीं है, कुछ जारा ऐसा है जो प्यूमा नहीं है। अरे भाई, कुछ जारा ऐसा है जो यूसीबी नहीं है, नहीं है। लेकिन ये भी मैं कह रहा हूं कि कुछ जारा ऐसा भी होगा जो प्यूमा नहीं होगा। बताओ क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपने प्यूमा वाला पोर्शन, ये जो प्यूमा वाला पोर्शन है, इस प्यूमा वाले पोर्शन को मान लो आप, प्यूमा वाला पोर्शन अगर जारा को पूरा काट लेता है तो फिर यूसीबी वाले पोर्शन को भी पूरा कटवाना पड़ेगा भाई साहब। ऐसे अगर प्यूमा वाला, आप कह रहे हो कि नहीं ये चीज गलत है, और प्यूमा वाला पोर्शन अगर जारा को पूरा काट लेता है तो पूरा का पूरा जारा प्यूमा के अंदर आ जाएगा। पूरा का पूरा जारा अगर प्यूमा के अंदर आ गया तो पूरा का पूरा प्यूमा किसके अंदर आना चाहिए? यूसीबी के अंदर आना चाहिए। लेकिन हमारे इस लाइन का अर्थ क्या निकल रहा है कि कुछ, केवल कुछ जारा यूसीबी है, केवल कुछ जारा यूसीबी है, अर्थात कुछ जारा ऐसा है जो यूसीबी नहीं है। पर तुमने तो पूरा का पूरा जारा ही यूसीबी के अंदर ले लिया, तो ये चीज गलत हो जाएगी ना। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा कथन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये वाला डायग्राम बन ही नहीं सकता।
ये काला वाला भाग जो काट रहा था ना ऊपर की तरफ, ये बन ही नहीं सकता। जब ये बन ही नहीं सकता तो इसका सीधा सा मतलब क्या निकला? इसका सीधा सा मतलब ये निकला कि जब कुछ जारा अगर यूसीबी नहीं है तो कुछ जारा प्यूमा भी नहीं है। देख लो ना, दोनों दोनों अलग अलग बन रहे हैं। कोई भी जारा प्यूमा नहीं है तो कुछ जारा भी प्यूमा नहीं है। ये बात 100% सत्य हो गई। तो ये वाली बात बिल्कुल क्या होगी? सही होगा। पहला भी सही होगा, दूसरा भी सही होगा, दोनों ही सही होंगे। 2 बार मैं समझा चुका हूं इस प्रश्न को, इसका आंसर ई बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट अगला देखिएगा। अगर आपने थ्योरी कंप्लीट नहीं पढ़ी है ना तो चैप्टर वाइज थ्योरी अवेलेबल है। चैप्टर वाइज थ्योरी जो है, देखिए प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिए। चैप्टर वाइज थ्योरी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। चलिए देखिए डब्ल्यू और जी, देखिए डब्ल्यू और जी के बीच में रिलेशन निकालना है। जी ये रहा और जो बराबर होता है वो तो एक ही चीज़ होती है, ठीक है। अब डब्ल्यू ये रहा, जी ये रहा, दोनों के लिए कॉमन देख लो कौन है। दोनों के लिए कॉमन देखोगे, डब्ल्यू और जी के लिए अगर आप कॉमन देखोगे तो एल आ रहा है ना। तो डब्ल्यू का एल के साथ रिलेशन बताओ क्या बनेगा? ये एल ये तो बराबर है, तो चाहे डब्ल्यू लिखो या डी लिखो एक ही बात है। तो एल का डब्ल्यू के साथ रिलेशन बनेगा कि एल बड़ा और बराबर है डब्ल्यू से। और जी का एल के साथ क्या रिलेशन बनेगा कि जी जो है वो भी बड़ा और बराबर है एल से, सही है। तो अब आप देखिए जी और डब्ल्यू के बीच में क्या रिलेशन बना? जी और डब्ल्यू के बीच में रिलेशन बनेगा कि जी बड़ा और बराबर है डब्ल्यू से, परंतु यहां तो उल्टा लिखा हुआ है कि डब्ल्यू बड़ा और बराबर है जी के, तो ये बात गलत हो गई, सही है। अब डी और एस के बीच में रिलेशन देख लो, डी यहां आ रहा है, एस यहां आ रहा है, दोनों के लिए कॉमन कौन है? एल। तो यहां बनाता हूं मैं एल बड़ा और बराबर है डी से, सही है। और यहां एल बड़ा और बराबर आर से है, फिर बड़ा है एस से, तो एल बड़ा है एस से। यहां पर रिलेशन ये बन रहा है, यहां पर रिलेशन ये बन रहा है कि एल बड़ा है एस से। तो ये ब्रेक पॉइंट हो गया, डी का एस के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, तो डब्ल्यू का जी से भी रॉन्ग हो गया और डी का एस से तो कोई रिलेशन है ही नहीं। तो दोनों निष्कर्ष गलत हैं, न तो निष्कर्ष 1 न ही निष्कर्ष 2 सही है। चलिए बनाइए नेक्स्ट अगला प्रश्न। ये संपूर्ण पूर्ण रूप से कल के आने वाले पेपर के अकॉर्डिंग बनाया गया है दोस्तों, पूरा का पूरा पेपर, इसलिए आराम से करिएगा, ठीक है। सर रीजनिंग का कितना फीस है? रीजनिंग का मात्र फीस है 1 साल के बैच का 999 रुपीज़, 1 साल के बैच का। इससे ज़्यादा तो अफोर्डेबल पूरे इंडिया में कहीं नहीं हो सकता। और इस लेवल पे, जिस लेवल पे हम पढ़ते हैं, आपको रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए तो सोचना ही नहीं पड़ेगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। ज्वाइन कर लेना भाई। चलिए देखिए, अगर एक निश्चित कूट भाषा में ये दे रखा है, ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर लेते हो यार, कंपेयर ही तो करना होता है, कंपेयर करके कर लेते हो आप। इस टाइप के क्वेश्चन खूब किए आपने, कोई दिक्कत नहीं, आप तो इसको करो यार, ये ज़्यादा जरूरी है। रैंकिंग के प्रश्न आ रहे हैं, इसको करो आप। करिए रैंकिंग का ये जो प्रश्न है ग्रेटर देन लेस देन वाला, वो उससे बड़ा है, वो उससे बड़ा है, इसको करिए। बनाइए। सर आज फिर से 6 लोग ग्रुप डी में नकल करते हुए पकड़े गए। आज पेपर आपने कराया था क्या? आपको क्या दिक्कत है यार? जो पकड़े गए हैं तो वो सीटें ऑलरेडी उनके लिए कम हो गई ना, तो जो बाद के कैंडिडेट हैं उनके लिए आती जा रही है। आपको क्या दिक्कत आ रही है भाई? जो पकड़े गए हैं नकल करते हुए तो उनका तो कैरियर वैसे ही ख़त्म, फिनिश पिक्चर, सही है। तो अब जो बच्चे मेहनत करके जा रहे हैं उनको नंबर लगने वाला है, उनको वो सीटें मिलेंगी। हाँ दिक्कत आ रही है। चलिए देखिएगा।
कुछ लोग पता है थोड़ी हवाबाजी में भी हैं, उनको क्या इन चीज़ों में ज़्यादा मज़ा आता है, मिर्च मसाले में, आलू में, समोसे में नमक डाला है कि नहीं, मिर्ची डाली है कि नहीं डाली है, अच्छा पेपर आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो 2 लाइनें अपने से चिपका दो कि हाँ आज भी पेपर था, आज भी पकड़े गए, है ना। सही है भाई, सही है। जी बी से लंबा है, जी जो है बी से लंबा है, ए 3 लोगों से लंबा है, ठीक है। ए कितने लोगों से लंबा है, ए 3 लोगों से लंबा है। बी ए से लंबा है, बी अपने आप में ए से लंबा है। ई डी से लंबा है भाई, लेकिन सी से नाटा है। ई डी से लंबा है, सी से नाटा है। एफ सी से लंबा है, एफ सी से लंबा है लेकिन बी से नाटा है। एफ सी से लंबा है, एफ सी से लंबा है लेकिन बी से नाटा है, ठीक है। एफ लेकिन सी से, ये हो गया। ए 3 लोगों से लंबा है, 7 लोगों में 3 लोगों से लंबा है, इसका मतलब 3 लोगों से छोटा भी होगा। ए 3 लोगों से छोटा भी होगा भाई, साफ साफ देख लो ना। ए 3 लोगों से लंबा है अर्थात ए 3 लोगों से छोटा भी होगा, सही है। बनाओ। बी ए से लंबा है, ई डी से लंबा है, ई डी से लंबा है, ई डी से लंबा है लेकिन सी से नाटा है, तो चलो इसको बनाओ। और जी यहाँ आ जाएगा, तो बनाओ भाई। जी यहाँ पर, बी यहाँ पर, एफ यहाँ पर, सी, ई और डी, ये आपका अरेंजमेंट हो गया। कितने लड़के डी से लंबे हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 लड़के डी से लंबे हैं, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अगला प्रश्न, सबसे नाटा लड़का कौन था भाई साहब? सबसे नाटा लड़का कौन था? सबसे नाटा लड़का डी था, सही है। 5वां सबसे नाटा लड़का, सॉरी 5वां सबसे नाटा, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला सबसे नाटा लड़का, दूसरा सबसे नाटा लड़का, तीसरा, चौथा, 5वां, ठीक है भाई। नाटा पूछा है ना कि 5वां नाटा लड़का कौन सा होगा, तो 5वां नाटा, पहला सबसे नाटा लड़का ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 5वां ये, तो यही तो बोलोगे 5वां सबसे नाटा लड़का कौन सा है? एफ। एफ जो है 5वां सबसे नाटा लड़का है। ए 150 मीटर लंबा है, जी 200 सेंटीमीटर लंबा है, तो बी की संभावित लंबाई कितनी होगी? अगर ए 150 मीटर लंबा है, देखना भैया ए के लिए क्या बोला है, ए है आपका 150 मीटर लंबा, बी 200 मीटर लंबा, ए 150 मीटर लंबा, सॉरी जी 200 मीटर लंबा, जी जो है वो आपका 200 मीटर लंबा है। तो आपसे पूछा गया है कि भैया बी की संभावित लंबाई कितनी होगी। अब बी देखो बीच में आ रहा है, ये 150 मीटर लंबा, ये 200 मीटर लंबा, तो आपसे पूछा गया है कि बी की संभावित लंबाई कितनी होगी, तो 150 से 200 के बीच में होगी भाई, 150 से 200 के बीच में होगी, 150 से 200 के बीच में होगी, अर्थात कितनी हो गई? 175। 150 से 200 के बीच में कितनी हो गई? लगभग 175 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बी बीच में था, इधर जी था 200 वाला और इधर ए था आपका 150 सेंटीमीटर, ठीक है ऐसे। चलो दोस्तों, ये प्रश्न आ रहा है आपके एग्जाम में, तो इस प्रश्न को जल्दी से करके बताएंगे। इसको थोड़ा सा मैं सही कर लेता हूँ, ये हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये लीजिए, अरे इतना जिप जिप क्यों कर रही है भाई। लीजिए, ये प्रश्न हमने कर दिया इस तरीके से, देख लो। क्वेश्चन देखिएगा, पहले ध्यान से समझिएगा। प्रश्न बोला गया है, ऐसे कितने प्रतीक हैं, जैसे ये, जिनके तत्काल बाद एक संख्या और तत्काल पहले एक प्रतीक है, यानी कि 2 सिंबल और फिर नंबर आना चाहिए। 2 सिंबल और नंबर एक साथ, 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 2 सिंबल और नंबर एक साथ। और कहीं दिख रहा है 2 सिंबल और एक नंबर एक साथ, तो टोटल 4 आ गए भाई साहब। कितने आ गए? 4। उसने बोला कि एक सिंबल के पहले, ऑब्वियस ही बात है, एक सिंबल है ना, और तत्काल बाद में एक संख्या, तो 2 सिंबल और एक नंबर एक साथ आना चाहिए, तो 4 बन गए।
चलिए बनाइए दोस्तों, फटाफट से बनाइए। आप लोगों को बनाना है यहां पर क्या बनने वाला है। सभी लोग दिल से लाइक कर देंगे दोस्तों। लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं है, कोई पैसा नहीं लगता, कोई टैक्स नहीं लगता, बल्कि इससे मोटिवेशन मिलता है उस पढ़ाने वाले टीचर को भी जो सुबह से आप लोगों के लिए मेहनत करता है, कंटेंट बनाता है और इस उम्मीद में दोस्तों पढ़ाता है कि हां उससे पढ़कर ये सभी बच्चे मुफ्त का ज्ञान लेकर अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे और फाइनली फाइनेंशियली फ्री होंगे। क्योंकि ये आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोगों से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जिनने आपसे उम्मीद है कि हां ये हमारे परिवार की गरीबी मिटाएगा, ये हमें फाइनेंशियली फ्री करेगा, ये हमें सुकून की जो है 2 वक्त की रोटी देगा दोस्तों, ठीक है। तो ये उनके लिए है। सभी लोग दिल से लाइक कर दें और शेयर कर दें फटाफट। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। कितने स्वर मौजूद हैं जिनके ठीक बाद या ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है? ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक बाद या ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग संख्या है? जैसे 9, ठीक है, बाद में या पहले पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, ठीक है। स्वर के पहले या बाद में एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। स्वर के पहले या बाद में एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक पहले या बाद में पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए? भाई साहब मुझे तो एक भी नहीं दिख रहा, मुझे तो एक भी नहीं दिख रहा यार, सही बात बताऊं तो। देख लो आप खुद ही, हैं? कोई भी नहीं दिख रहा मुझे तो। स्वर के ये रहा स्वर, ये था, इसके ठीक पहले ठीक बाद में कुछ नहीं है, ठीक पहले ठीक बाद में कुछ नहीं है, ठीक पहले ठीक बाद में कुछ नहीं है, खत्म ही हो गई पिक्चर। तो नन आएगा भैया इसका आंसर। इसका आंसर क्या आएगा? नन, 0 आंसर आएगा। नेक्स्ट अगला देखेंगे। कौन सा तत्व बाएं से 14वें और बाएं सिरे से 8वें तत्वों के ठीक बीच में? बाएं से 14वें और बाएं से 8वें के ठीक बीच में। अरे भैया सीरीज तो दे देता, अक्ल के दुश्मन। यही है सीरीज यही है हमारी, इसी के अंदर निकालना है। तो बाएं से 14, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये रहा 9 10 11 12 13 और 14, ये 14 और ये 8। तो बाएं से 8वें और बाएं से 14वें, देखिए ये बोला उसने, बाएं से 14वें और बाएं सिरे से 8वें तत्वों के ठीक बीच में कौन है भाई साहब? तो इस वाले और इस वाले के ठीक बीच में कौन है? ये बीच में है। इधर से 2 छोड़ा, इधर से 2 छोड़ा, कौन है? 7, ठीक है। बाएं से 14वें और बाएं से 8वें के ठीक बीच में कौन है? 7, सही है। कौन आया भाई साहब? 7 है। तो आपका आंसर कितना बनेगा? 7, ये आपका आंसर बने। अगला देखिए भाई साहब, घड़ी के अंदर 8:50 का समय हो रहा है, ठीक है। इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब समय क्या होगा? दर्पण में देखेंगे तो प्रतिबिंब समय क्या होगा बताओ? 11:60 में से घटा दो इसको, कितना आ गया? आपको पता है दर्पण प्रतिबिंब का समय निकालने के लिए 11:60 में से घटाते हैं जब समय 1 से 11 के बीच का दे रखा हो। तो आपका आंसर आ चुका है दोस्तों 3:10, ये आप उड़ा चुके हो, ठीक है। अगला बनाइए। पी एक कंपनी है जो गद्दे बेचती है। एक विज्ञापन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा भाई, ठीक है। पी एक कंपनी है जो क्या बेचती है? गद्दे बेचती है। अपने विज्ञापन में यह कहती है कि सपने निर्मित करती है। बेच गद्दे रही है, लेकिन वो बोल रही कि वो सपने निर्मित करती है। ऑब्वियस सी बात है, इससे तात्पर्य ये हुआ कि गद्दे पर हम सोएंगे और अगर गद्दे अच्छे होंगे तो अच्छी नींद आएगी, अच्छी नींद आएगी तो सपने कंफर्ट जोन में आप लोग देख पाओगे अच्छे से, ठीक है। तो एक विज्ञापन है इसका कि पी एक कंपनी है जो गद्दे बेचती है और अपने विज्ञापन में कहती है कि यह सपने निर्मित करती है, सपने निर्मित करती है। तो टैगलाइन और नारे हमेशा कंपनियों के विपणन संचार का एक अभिन्न अंग रहे हैं। ये जो हमेशा वर्ड आता है ना, ये हमेशा मैंने आपको पहले ही सिखा रखा है कि ये जो वर्ड आता है ना, ये बिल्कुल रॉन्ग होता है। हमेशा वर्ड, केवल वर्ड, भविष्य से संबंधित कही गई आगे की बात, तो इनको देखते ही आप नेग्लेक्ट कर देना भाई साहब, याद रखना। ऑलवेज ओनली फ्यूचर रियलिस्टिक वर्ड्स आ जाएं तो इनको रॉन्ग कर देना। ये तो हो गया भैया रॉन्ग। अगला,
नारे लगाने का प्रचार असल व्यवसाय की वास्तविकता से कोई मेल नहीं खाता है। नेगेटिव बात कर रहा है, नेगेटिव बात कर रहा है और इस तथ्य का भी कोई प्रमाण नहीं है। तो दोनों ही दोस्तों क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। क्या बोल रहा है कि नारे लगाने का प्रचार असल व्यवसाय की वास्तविकता से कोई मेल नहीं खाता है। कैसे नहीं खाता है? हाँ, कैसे नहीं खाता है? जैसे हमने अपनी चैनल का जो टैगलाइन रखा है वो क्या लिखा है, रीजनिंग लाइफ बाय दीपक सर, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ रीजनिंग। यानी रीजनिंग संसार के किसी भी एग्जाम की क्यों ना हो, ये एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको टोटली सारी रीजनिंग आने वाले समय में देखने को मिलेगी। अभी आप लोगों का बूम चल रहा है, आप लोगों के पेपर चल रहे हैं, इसलिए आप लोगों को सारी चीजें करा रहे हैं। जैसे ही आप लोग फ्री होंगे फिर एएलपी वाले बच्चे आएंगे, उनके लिए कराई जाएगी, आरपीएफ वालों के लिए कराई जाएगी, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, स्टेनोग्राफर। जीडी के लिए तो सुबह क्लासेस चल भी रही हैं, सुबह 8 बजे 9 बजे, ठीक है। मैथ्स की भी चल रही है, रीजनिंग की भी चल रही है। तो भैया वो वास्तविकता के साथ मेल खाते हैं, ऐसा नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत कह रहा है। अगला देखिएगा, समझिएगा इसको और सोच समझ के जवाब दीजिएगा। ये तर्क से संबंधित है दोस्तों, आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। ये है आपका आर्ग्यूमेंट, यानी तर्क से संबंधित है। क्या शादियों में तेज संगीत की अनुमति होनी चाहिए? आपको क्या लगता है, क्या शादियों में तेज संगीत की अनुमति होनी चाहिए? वो बोल रहा है कि नहीं, क्योंकि यह ध्वनि प्रदूषण का कारण बनता है। ये बात सच है, जो पड़ोस के अन्य लोगों को प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, करता ही है, ऑब्वियस ही बात है। आज मेरे यार की शादी है भाई साहब, ये गाना बहुत बार सुना होगा आपने, है। अब वो किसी एक यार की शादी होती है, लेकिन उसके चक्कर में कितने यार परेशान होते हैं भाई साहब, है ना। समझ सकते हो आप, क्लियर है। फिर आगे, हाँ, वो बोलता है हाँ, यस बिकॉज वेडिंग्स कैन नॉट बी एंजॉयड विदाउट लाउड म्यूजिक। हाँ, अनुमति होनी चाहिए, क्योंकि बिना तेज संगीत शादियों का आनंद नहीं लिया जा सकता। लॉकडाउन में शादी करने वालों से पूछो, हम जैसे से पूछो भाई साहब, बिना म्यूजिक के शादी करी थी लॉकडाउन में। हाँ, तो गलत बात है, ऐसा नहीं है कि भाई साहब आनंद नहीं ले सकते, आनंद लेने वाला तो कहीं भी आनंद ले लेगा, है ना। तो ये बात बिल्कुल मेल नहीं खाती। आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा दोस्तों फर्स्ट फॉलो होना चाहिए, ठीक है। तो पहला वाला प्रबल होना चाहिए, दूसरा वाला कमजोर होना चाहिए। आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट, अगला। एकदम रियलिस्टिक तरीके से समझो, मजा आएगा प्रश्न पढ़ के और समझने और करने में। गैप दिख रहा है यहां पर +5 का, यहां पर भी गैप दिख रहा है हमें +5 का, पर अगला गैप हमें दिखा 6 का और अगला गैप दिखा हमें 7 का। तो ये प्रश्न तो आपको वैसे ही दिख गया होगा यार। इकाई का अंक देखो, इधर वाला ढाई का अंक देख लो, 5 जोड़ा है, इसमें आगे वाले में 5 जोड़ा, इसमें आगे वाले में 6 जोड़ा, इसमें आगे वाले में 7 जोड़ा, इसमें आगे वाले में 7 जोड़ देंगे। तो भाई साहब 77 में 7 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 84। क्या बन जाएगा भाई साहब? 84 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 84, 84। चलो नेक्स्ट बनाइए। सभी बच्चे जिन्होंने भी अभी अभी पधारे हैं इस चैनल पे, अभी अभी उनको नॉलेज मिली है इस चैनल की, तो फटाफट से वो कर लें चैनल को सब्सक्राइब और दिल से कर दें लाइक और कर दें शेयर, है ना। फटाफट से दिल से लाइक कर दें सेशन को और शेयर कर दें और अपने सारे दोस्तों के साथ सारे दोस्तों को इन्फॉर्म कर दें दीपक सर आगाज कर चुके हैं, ठीक है। और मात्र लगभग हम 10,000 सब्सक्राइबर ही दूर हैं अपने जबरदस्त दूसरे सेलिब्रेशन के लिए, ठीक है। चलिए क्या बनेगा? 13 मार्च 1919 को रविवार था, 2 जून 1919 को क्या होगा? तो 13 मार्च वाली डेट तो काउंटिंग में आएगी नहीं। हमें मार्च से कहां पर जाना है? अप्रैल, मई और जून तक जाना है।
13 मार्च तो काउंटिंग में आएगी ही नहीं, तो मार्च में बचेंगे आपके 18 दिन। अप्रैल में 30 दिन होते हैं, मई में 31 और जून की 2 तारीख तक जाना है। अब देखो अगर 7 से काटें तो 14 तक कट गया, बचा 4, 28 तक कट गया, हर 7 दिन बाद सेम डे आता है इसीलिए 28 तक काट दिया, 2 बचा, 28 से काट दिया 3 बचा, तो यहाँ तो 2 ही बचा हुआ। अब देखो 4 और 3 7, इसको भी काट दो, बचा कितना, 4 बचा, कुल मिला के 4 बचा हुआ है। रविवार में 4 जोड़ दोगे तो दोस्तों थर्सडे आ जाएगा, रविवार में 4 जोड़ दोगे तो थर्सडे आ जाएगा, बृहस्पतिवार आ जाएगा। आनंद आ गया कि नहीं आ गया? सभी बच्चे थम्स अप करके बता दें फटाफट से, सभी बच्चे एक बार जल्दी से थम्स अप करके बता देंगे कि यस सर आनंद आ गया। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा क्वेश्चंस के अंदर, ये बताओ। आप तो बस इतना बता दो कि यस सर मजा आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया? अब देखो अब मजा असली आएगा। रुको एक मिनट, अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना आपके पास, एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों। चलिए अब आपके सामने जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, अब आएगा मजा, ठीक है, देखिएगा। बनाओ, करिए इस प्रश्न को, करिए, अरे करिए इस प्रश्न को दोस्तों, क्या बनेगा? बनाइए, क्या बनने वाला? अब सारे क्वेश्चंस थोड़े से आपको लग सकते हैं, थोड़े से मतलब लेवल लग सकता है उनका, है ना, तो इसलिए आराम से करिए। सर आपके कोर्स में रीजनिंग सब्जेक्ट ही होगा या अदर सब्जेक्ट भी होगा? मेरे जो अभी कोर्स आया फाउंडेशन बैच, वो मेरा कोर्स है, तो उसमें मेरा ही सब्जेक्ट मिलेगा आपको पूरे साल भर तक की, ठीक है, अदर कोई सब्जेक्ट नहीं मिलने वाला है उसमें। भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंडिविजुअली सिर्फ उनको रीजनिंग का बैच चाहिए था और सबसे सस्ते से सस्ता बैच चाहिए था, तो वो बैच सिर्फ आप लोगों के लिए ही लेके आया हूं मैं क्लास 24 ऐप पर 999 रुपीज़ में मात्र, ठीक है। और कल आप सभी बच्चे, ठीक है, कल शाम 8 बजे बाद, कल शाम 8 बजे बाद आप अपनी ऐप जो है, हमारी जो ऐप है रीजनिंग लाइफ, ठीक है, रीजनिंग लाइफ बाय दीपक सर को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। कल से आप लोग शाम 8 बजे बाद रीजनिंग लाइफ बाय दीपक सर जो अपनी ऐप है उससे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ से सारी लाइन वाइज सारी पीडीएफ्स, सारे वीडियोस यूट्यूब के मिल जाएंगे आपको लाइन वाइज,
ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, कल से होगा। चलिए, तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का आंसर आ रहा है, लेकिन मैं उनको बता दूं दोस्तों, ये जो नंबर है ना, ये वाला नंबर 207, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये 23 से डिविजिबल। अगर आप 253 को भी देखें दोस्तों तो ये भी 23 से डिविजिबल। ठीक है, सेम टू सेम 368 को देखें दोस्तों तो ये भी 23 से डिविजिबल है, पर भाई साहब 168 24 के टेबल में आता है, ना कि 23 के टेबल में। तो हमारा जो आंसर बनेगा दोस्तों सी ऑप्शन बनेगा। कौन सा बनेगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, स्टेट का कोड दोस्तों ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो किसका क्या कोड लिखा जाएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। भाई ऑब्वियस सी बात है, ई का कोड 2, एस का 5, टी का 0, ए का 7, टी का 0, फिर से ई का 2। ये कैसे पता लगाया? इससे 2 बार टी आ रहा है, 2 बार 0 आ रहा है, तो रेटिना का कोड क्या बनेगा? आर। आर इसमें आ रहा है, 9 से स्टार्ट हो रहा है। ई ये रहा 2 पे, फिर टी ये रहा 0 पे, फिर आई। आई कितने पे है? 4 पे। एन, एन कितने पे है? 1 पे। और ए कितने पे है? 7 पे। ठीक है, तो 92 0 4 17 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बनाइए दोस्तों, जल्दी से, एकदम गोली की स्पीड से। लाइक करते रहें, शेयर करते रहें दोस्तों। चलिए बनाइएगा। यहां पर बनने वाला है +4, इस जगह बनने वाला है +8, यहां पर भी +8, पर फिर ये क्या है? 28 30 14 15 16, यहां पर 16 हो रहा है। तो अगला क्या करेंगे? इसमें ऐसा लग रहा है कि इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2, अगला होगा इंटू 1 अर्थात 16, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 60। कितना हो जाएगा ये? 60। देखिएगा, कॉन्टेस्ट, CONTEST, कॉन्टेस्ट का कोड है XLMGVHG। C का अपोजिट X, L का O, M का N, T का G, E का V, S का H, T का G, ये सारे एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट। तो C का X, O का L, M का N, B का Y, A का Z और T का G होता है, ये आंसर बनेगा। अगला देखिए, सम स्कूल्स आर क्लासेस, some classes are bags and all bags are books। बनाओ, क्या बनेगा? बनाइए। ऑल स्कूल्स आर क्लासेस था, सॉरी, इसको भी सही कर लेंगे थोड़ा। ऑल स्कूल्स आर क्लासेस, सम क्लासेस आर बैग्स। ठीक है, सम बुक्स आर स्कूल, कुछ बुक्स स्कूल हैं, जी नहीं। सम बुक्स आर क्लासेस, हाँ बुक्स क्लासेस हैं, ये बात सही है। तो आंसर बनेगा सेकंड बोलो। 729 दोस्तों, ये तो बहुत ही आसान है यार, बहुत ही प्यारा प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न मैं बोलूंगा इसको। बताओ यार, ये तो चुटकियों में होना चाहिए बिना पेन चलाए हुए दोस्तों। क्या इसमें पेन चलाने की भी जरूरत है क्या? आप मुझे बता दो। 9 का क्यूब होता है गाइस, 9 का क्यूब होता है 729, तो 16 का क्यूब होगा 4096। सही है। नेक्स्ट अगला देखिएगा, प्लांट्स नीड टू बी रेगुलरली फर्टिलाइज्ड फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ। अगर आपकी उनकी कंटिन्यूअसली ग्रोथ चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके अंदर फर्टिलाइजर्स नियमित रूप से डालने पड़ेंगे। ठीक है, इष्टतम विकास के लिए पौधों को नियमित रूप से निषेचन करने की आवश्यकता होती है, फर्टिलाइज करने की आवश्यकता होती है। तो जैविक उर्वरक पानी में घुलनशील नहीं होते हैं और पौधों द्वारा धीरे धीरे निर्मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, सही है भाई। देखो ये बात तो बिल्कुल सही है कि उनमें फर्टिलाइज करने की आवश्यकता होती है, गलत नहीं है।
और जैविक उर्वरक पानी में घुलनशील नहीं होते हैं। जैविक उर्वरक जी बिल्कुल नहीं होंगे, और पौधों द्वारा धीरे धीरे निर्मुक्त किए जाते हैं। ये बात भी सही है, पर इसका इससे रिलेशन क्या है यार? बात ये भी सही है, बात ये भी सही है, पर इसका इससे तो कोई रिलेशन ही नहीं है। ये एक अलग बात है, ये एक अलग बात है। तो दोनों सत्य तो हैं, परंतु कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है यार। अभिकथन कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कारण जो है वो उसकी व्याख्या नहीं करता है। अगला देखिए, जीना ने पीटर से कहा कि मैं 3 दिनों में आवश्यक व्यवस्था कर लूंगा और हाँ अगले दिन ट्रिप के लिए रवाना होंगे। ठीक है, ये बात किसने कही? जीना ने कही है। ठीक है, जीना ने पीटर से कहा कि मैं 3 दिनों में आवश्यक व्यवस्था कर लूंगा और हम अगले दिन ट्रिप के लिए रवाना होंगे। अब यहां पर बोला जा रहा है कि एक साथ जीना और पीटर ट्रिप पर जा रहे हैं, तो डायरेक्ट रिलेशन हो गया ना भाई, ये तो डायरेक्ट रिलेशन हो गया। वो उसको बोल रहा है, जीना ने पीटर से कहा कि मैं 3 दिनों में आवश्यक व्यवस्था कर लूंगा और हम यानी ये दोनों जीना और पीटर अगले दिन ट्रिप के लिए रवाना होंगे। तो इसका मतलब एक साथ जीना और पीटर ट्रिप पर जा रहे हैं। जीना दोनों में से एकमात्र जिम्मेदार व्यक्ति है, ऐसा तो नहीं बोला कि सिर्फ जीना दोनों में से एकमात्र जिम्मेदार व्यक्ति है। ठीक है, तो आंसर सिर्फ पहला बनेगा। चलो, ईस्टर्न, EASTERN, ईस्टर्न, ईस्टर्न का कोड दे रखा है OFCY OWX। ठीक है, रेली, RALLY, रेली, BFVQI, जेम्स, बनाओ। क्या बनेगा भाई? ईस्टर्न को ये लिखा है, रेली को ये लिखा हुआ है, क्या बनेगा? बनाइए। ये कौन है भाई? जहरीली। कैसे कैसे नाम रख लेते हो आप, और पता नहीं कौन सी क्रिएटिविटी आपके अंदर, हर इंसान के अंदर मैं तो कह रहा हूं एक यूनिकनेस होती है, पर ये कैसी यूनिकनेस है? ये क्या सोच के आता है? जहरीली। जहरीली तो नागिन होती है भाई। एक बच्चा बोला है क्रॉस में अपोजिट, जरूरत ही नहीं है क्रॉस में अपोजिट का भैया। ए से एफ +5 दिख रहा है, एल से क्यू यहाँ भी +5 दिख रहा है, परंतु एल से वी यहाँ पर +10 दिख रहा है, वाई से आई ये भी +10 दिख रहा है, और आर में +10 करोगे 28, क्योंकि बी के बाद बी कितने पे आएगा? 26 के बाद 27, 28 +10 हो रहा है। तो +10 +5 +10 +5 +10 +5 +10। ठीक है भैया, ये बनेगा। तो ध्यान से देखना इधर, जे 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20, 20 पे आ जाएगा टी दोस्तों, फिर +5 करेंगे तो एफ, फिर +10 करेंगे तो 23 पे आ जाएगा डब्लू, तो टी एफ डब्लू, फिर +5 करेंगे तो जे, पी एफ डब्लू जे सी, टी एफ डब्लू जे सी। सही है, ये आंसर आ गया। चलो, बिब्लियोलॉजी पुस्तक से संबंधित है। ठीक है, बिब्लियोलॉजी, बिब्लियोलॉजी किससे रिलेटेड है? मतलब पुस्तक के बारे में अध्ययन जो हम करते हैं बिब्लियोलॉजी कहलाता है। तो एपियोलॉजी, यार ये तो पता होना चाहिए सभी को। एपियोलॉजी किससे रिलेटेड है दोस्तों? जल्दी से बताइए फटाफट से। एपियोलॉजी किससे रिलेटेड है? मधुमक्खी, मधुमक्खियों के बारे में, स्टडी ऑफ बीज, मधुमक्खियों का अध्ययन जो करते हो आप, एपियोलॉजी कहलाता है। सही है दोस्तों, बीज का अध्ययन आप करते हो वो एपियोलॉजी कहलाता है। LX को नीचे लिख दिया मैंने, तो ये साफ साफ दिख रहा है, +4 हो रहा है। H +4L T +4X, P से T +4, C से G +4, ये बनेगा PCGT।
सही है। मनुष्य एक स्तनपायी जानवर है और मछली तो अलग हो गया, तो इसका आंसर बी। उड़ाते जाओ फटाफट से। बनाओ। दोस्तों मैंने एक सर्वे जो है ना, एक पोल दिया है कम्युनिटी पर, उसका जवाब जरूर दीजिएगा कि जिसके पेपर हो चुके हैं उनका क्या स्कोर रहा है। ठीक है, मतलब कितना उन्होंने अटेम्प्ट किया है, इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, तो आप उसको एक बार देख लेना। क्या आंसर आएगा? क्या प्रत्येक देश को शहरी वनों का विकास करना शुरू कर देना चाहिए? शहर में वन लगाना शुरू कर देना चाहिए? वो बोल रहा है कि हाँ, कर देना चाहिए। शहरी वन शहरी जीवन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल सही बात है। बोल रहा है कि नहीं, क्योंकि इसका प्रशासन पर रखरखाव का प्रभाव पड़ जाता, बोझ बढ़ जाएगा। वाह यार, गलत बात। दूसरा वाला, पहला सही है, अगला देखिए। ठीक है, अनुमान दे रखे हैं आपको, उसके बाद बताने कौन से अनुमान सही होंगे। ठीक है, क्लियर है? ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि परिवर्तित खाद्य प्रणालियां, ट्रांसफॉर्म फूड सिस्टम, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता कर सकती है। प्राकृतिक प्रणालियों की क्षमता को बनाए रखने के लिए प्रत्येक देश प्रयास कर रहा है? जी नहीं। प्राकृतिक प्रणालियों की क्षमता को बनाए रखने के लिए प्रत्येक देश प्रयास कर रहा है, कोई तथ्य ही नहीं है भाई साहब। प्रत्येक देश प्रयास कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका तो कोई डाटा ही नहीं दे रखा, तो अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ये अनुमान नहीं लगा सकते, सही है कि नहीं है, इससे कि हाँ यार ट्रांसफॉर्म फूड सिस्टम में जो है प्रत्येक देश सहायता कर रहा है कि नहीं कर रहा। चलिए असंगत का चयन कीजिए दोस्तों, आप लोगों के सामने दे रखा है और आपको बताना है कि इसमें से असंगत कौन है। J से M +3, M से G -6, Z A B C +4, और तो बहुत ज़्यादा गैप हो गया। U के बाद V W X Y Z A B C -8, I J K +3, K से E -6, T के बाद U V W फिर Q तक -6। सही है, तो बाकी सब में तो फॉलो कर रहा है, इसमें फॉलो नहीं कर रहा। चलो नेक्स्ट बनाइए। 2 9 343 लिखा हुआ है, तो कौन क्या होगा? सभी लोग जल्दी से बता दें फटाफट से। 343 7 का क्यूब होता है ना, तो 9 में से 2 गया तो 7, सही कहा बिल्कुल, है ना। 9 में से 2 गया तो 7 और 7 का क्यूब 343, तो ऐसा लॉजिक यहां पर लग सकता है। सही है। 5 में से 4 गया तो 1 और 1 का क्यूब क्या होता है? 1 ही होता है भाई साहब, तो 45 1, ये आंसर आ जाएगा, खत्म। अगला देखिए, बनाइए दोस्तों, इसके अंदर क्या बनने वाला है। Some dogs are barks and all barks are branches. All bark are branches. फिर लिखा हुआ है no branch is a dog. No branch is a dog. कोई भी ब्रांच डॉग नहीं है, जबकि यहां तो ब्रांच डॉग दिख रहा है, तो ये गलत है।
सम डॉग्स आर ब्रांचेस, बिल्कुल सम डॉग्स आर ब्रांचेस, ये सही है, सेकंड वाला सही है भाई साहब। चलो बनाओ नंबर सीरीज, फटाफट से बनाएंगे। देखते हैं किसका आंसर आता है, कौन सा नंबर गलत है ये निकालना है आपको। देखते हैं कितने लोगों को नंबर सीरीज समझ में आती है। यार बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं यार दोस्तों जो वीडियोस तो देखते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब उन्होंने अभी तक नहीं किया, ठीक है, परिवार में शामिल नहीं हुए हैं, तो सभी लोग जल्दी से शामिल हो जाएं भाई इस परिवार में, ठीक है। गुरुजी कल पेपर है, आशीर्वाद दो। रॉबिन भाई ऑल दी वेरी बेस्ट, और सभी लोग आपको विश कर रहे हैं, सभी लोग देखिए आपको विश कर रहे हैं, ऑल दी बेस्ट सभी लोग बोल रहे हैं, सभी भाई रॉबिन को विश कर दें एक बार। जी बिल्कुल होगा, एएलपी के लिए भी होगा। बनाओ भाई, 134 आंसर आ रहा है आपका, 134 आंसर दे रहे हैं आप। सही से लॉजिक लगा लो भैया, सही से लगा लो। यहाँ पर गैप कितने का आ रहा है, 6 और 18 के बीच में 12 का गैप आ रहा है, यहाँ 2 का गैप, 2 12, 2 और 12, 2 और 12, 2 और 12, तो 2, देखो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब कर दूँ ना, अगर 4 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब तो 6 बनेगा, 6 प्लस 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब कर दूँ, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 8 12 हो रहा है, तो 6 प्लस 12 18, फिर 18 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब 9 और 27 36, 54 आना चाहिए था, नॉट इक्वल टू 56, 54 आना चाहिए था, तो यही वाला रॉन्ग है भाई साहब। 100% आपका रॉन्ग कौन सा है, 56 रॉन्ग है, यही रॉन्ग हो गया, ख़त्म हो गई पिक्चर। आगे चलते जाओ, आप चाहो तो आगे, सही है, देख लो आप, 54 आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, 54, तो 54 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब 16 प्लस 64, ठीक है, कितना हो गया 80, 54 और 80 134 होता है, सही था। 134 प्लस कर लो, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब। चलो अगला बनाओ, 74 से 85, 11 13 17, प्राइम नंबर चल रहे हैं तो 15 से 122, 7 आ गए, तो फिर ये क्या है भाई साहब, अच्छा इनकी संख्याओं को जोड़ रखा है इसने, 74 की संख्याओं को जोड़ रखा है उसने, 74 प्लस 7 प्लस 4 85, 85 प्लस 8 और 5 13, 98, 98 प्लस 9 प्लस 8 115, 115 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5 122, तो 122 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 127, कितना आ जाएगा भाई साहब, 127, 127। अगला देखो, Z से E प्लस 5, प्लस 5 माइनस 10, सॉरी अल्टरनेट ले लो इससे अच्छा, तो
यहाँ पर ले लो, ये ले लो -5, यहाँ भी -5 ले लो, 21 में से 5 जाएगा तो 16 पे P आएगा। P से स्टार्ट होने वाला एकमात्र ऑप्शन है, अल्टरनेट ले लो यार, सही है नहीं है, अल्टरनेट ले लिया हमने, क्या दिक्कत है। चलो अगला बनाओ, बनाओ। एक पजल आपको दे रखी है दोस्तों, जल्दी से करेंगे, ठीक है। एक पजल आपको दे रखा है, जल्दी से करेंगे दोस्तों फटाफट से। 6 व्यक्ति दे रखे हैं और उनमें से प्रत्येक को ये चीजें पसंद हैं, सेब, केला, अमरूद, पपीता, बेर और संतरा, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर कर देता हूं दोस्तों ताकि अच्छा सा स्पेस बन जाएगा सॉल्व करने के लिए। छह व्यक्ति हैं, L M N O P Q, L M N O P Q। O को बेर पसंद है, O को क्या पसंद है, बेर। M को ना तो संतरा न ही एक फल पसंद है, अच्छा M को ना संतरा ना अमरूद, M के लिए आएगा ना तो संतरा, ना तो भाई साहब यहाँ संतरा आएगा, ना यहाँ अमरूद आएगा, ठीक है। Q को या तो केला या अमरूद पसंद है और N को पपीता पसंद है, N को पसंद है भाई साहब पपीता, ठीक है। या तो O या L को सेब पसंद है, तो O या L को सेब पसंद है, तो O को तो बेर पसंद था, इसका मतलब सेब यहाँ आएगा, सही है। संतरा और अमरूद यहाँ नहीं आएगा, तो संतरा और अमरूद यहाँ आएगा। Q को या तो केला या अमरूद पसंद था भाई साहब, Q को या तो केला या अमरूद पसंद है, सही है, क्लियर है। M को ना संतरा ना अमरूद पसंद है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, या तो O या L को सेब पसंद था, Q को या तो केला या अमरूद पसंद है, Q को या तो केला या अमरूद पसंद है, अमरूद इसको पसंद नहीं है, तो 100% अमरूद यहाँ आएगा भाई साहब। देखो अमरूद इसको पसंद नहीं है, तो 100% अमरूद यहाँ आएगा। अब Q को या तो केला या अमरूद पसंद था, तो अमरूद तो यहाँ फिक्स कर दिया हमने। अब संतरा यहाँ नहीं आएगा, तो संतरा इस जगह आ जाएगा, संतरा इस जगह आ गया भाई साहब। और कौन सा ऐसा है जो बच चुका है अभी तक, ठीक है, केला नहीं आया, केला यहाँ आ जाएगा। तो उसने ये बोला था कि M को कौन सा फ्रूट पसंद है भाई साहब, तो M को केला पसंद है। हाँ भाई, M को कौन सा फ्रूट पसंद है, M को केला पसंद है, आ गया भाई साहब, M को केला पसंद है, बनाना पसंद है। अगला प्रश्न, संतरा किसे पसंद है, जल्दी बताओ, संतरा किसको पसंद है, P को संतरा पसंद है, ये हो गया आपका आंसर। अगला प्रश्न, L को कौन सा फल पसंद है, L को कौन सा फल पसंद है, L को सेब पसंद है, जो भी इसमें दे दे वो बना के। चलो बनाओ, अगला प्रश्न करिए। वर्गाकार मेज से संबंधित है दोस्तों, अब क्वेश्चन जो है वर्गाकार मेज से संबंधित है, बनाइए। बनाइए। एक बच्चा बोल रहा है कि सर वीडियो 2x पर क्यों नहीं चल रहा है। अरे मूर्ख प्राणी, अभी लाइव चल रहा है इसलिए 2x पर नहीं चल रहा है, जब रिकॉर्डेड होता है तब चलता है 2x पर। चलिए देखिएगा, देखिएगा, बनाइएगा इसको। 8 व्यक्ति हैं और वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं दोस्तों, ठीक है, अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं। और यहां पर देखिएगा प्रत्येक भुजा पर 2 व्यक्ति बैठे हैं, वर्गाकार मेज है और प्रत्येक भुजा पर 2 लोग बैठे हैं भाई, ऐसे
आर एस के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, आर एस के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। क्यू और पी के मध्य एक व्यक्ति बैठा है और पी टी के निकटतम दाईं ओर बैठा है। डब्ल्यू टी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। क्यू और जेड के मध्य दो व्यक्ति बैठे हैं। जेड के दाएं ओर से गिनने पर आर और जेड के मध्य कितने लोग बैठे हैं? लो भाई साहब ये देखो, अब अरेंज करना पड़ेगा आपको। क्यू और पी के मध्य एक व्यक्ति बैठा है, पी टी के निकटतम दाईं ओर बैठा है। ये टी के निकटतम दाईं ओर पी, और पी और क्यू के मध्य एक व्यक्ति बैठा है। डब्ल्यू टी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। टी के दाएं से पहला, दूसरा, तीसरे स्थान डब्ल्यू का है। डब्ल्यू टी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। डब्ल्यू टी के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है, सही है। पी टी के निकटतम दाईं ओर बैठा है। क्यू और पी के मध्य एक व्यक्ति बैठा है। अब देखो क्यू और पी के मध्य एक व्यक्ति बैठा है तो क्यू इधर आएगा। क्यू एक मध्य और पी के मध्य एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। चलो, क्यू और जेड के मध्य दो लोग बैठे हैं। भाई साहब क्यू और जेड के मध्य दो लोग बैठे हैं, हो गया क्यू और जेड के मध्य। चलिए इनको बिठाइए, 1 2 3 4 5, इन 5 लोगों को एक साथ बिठाना है। ये 5 लोग एक साथ आएंगे भाई साहब, ये 5 लोग एक साथ आएंगे तो क्यू यहाँ आएगा, टी यहाँ आएगा, पी यहाँ आएगा, जेड यहाँ आएगा, डब्ल्यू यहाँ आएगा। साइड देखिए, यहाँ तो बना नहीं सकता था इसलिए मैंने साइड में बना लिया इनको। क्यू टी पी जेड डब्ल्यू, क्यू टी पी जेड डब्ल्यू, ये बैठ गया, सही है। यहाँ पर कौन बच गया? एक्स, एक्स इस जगह आ जाएगा। तो जेड के दाईं ओर से गिनने पर आर और जेड के मध्य कितने व्यक्ति हैं? आर और जेड के मध्य एक व्यक्ति। कितना प्यारा प्रश्न था, मजा आया कि नहीं आया ये बताओ आप। साइड में बनाना पड़ा क्योंकि यहाँ तो आर और एस था और कोई आ ही नहीं रहा, तो यहाँ तो बना नहीं सकते थे। साइड में बनाया इस चीज को और इस बैठक व्यवस्था में जमा दिया। क्यू के दाईं ओर टी, फिर पी जेड डब्ल्यू, पी जेड डब्ल्यू, और जेड और आर के बीच में कितने लोग हैं? एक व्यक्ति। चलिए नेक्स्ट, पीएच मृदा की क्षारीय और अम्लता को दर्शाता है। जी बिल्कुल दर्शाता है, सही बात है, सही है ना। पीएच क्या नापता है? रिक्टर पैमाना है ना, मतलब पीएच पैमाना किसको नापता है? अम्लता और क्षारीयता को नापता है दोस्तों, ये आप सभी लोग जानते हो अच्छे से, सही है कि नहीं है? क्लियर है? अब यहां पर देखना, मृदा में क्षारीयता होती है, जी बिल्कुल होती है। मृदा में अम्लता होती है, जी बिल्कुल होती है, दोनों ही होती है। अरे पीएच मृदा की क्षारीयता और अम्लता को दर्शाता है, तो पीएच तो दोनों नापता है ना, ठीक है। अम्लता भी नापता है, क्षारीयता भी नापता है, तो दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। चलिए बनाइए, कौन सा कथन कुछ रेप्टाइल्स लिजार्ड हैं को दर्शाता है? ठीक है, देखिए यहां पर दिया है कुछ लिजार्ड स्नैक्स हैं, कोई भी फ्रॉग लिजार्ड नहीं है, एंड सभी स्नैक्स रेप्टाइल्स हैं, ठीक है। तो उसने बोला कि कुछ रेप्टाइल्स लिजार्ड हैं, कुछ रेप्टाइल्स लिजार्ड हैं। ये वाक्य किसको दर्शा रहा है? कौन कौन से दो कथन ले लें? पहला वाला कथन ले लो और आखिरी वाला ले लो कि कुछ लिजार्ड स्नैक्स हैं और सारे स्नैक्स रेप्टाइल्स हैं, तो कुछ रेप्टाइल्स लिजार्ड हैं। इसमें इस वाली लाइन की जरूरत नहीं थी, चाहे तो पहले और तीसरे से ही हमारा काम हो जाता है ना दोस्तों, पहले और तीसरे से हमारा काम हो जाता। तो पहला और तीसरा किसमें अंदर दे रखा है? सी ऑप्शन में। अगर पहला और तीसरा एक साथ अगर आ जाते तो ये पर्याप्त हो जाता, पहला और तीसरा एक साथ आ जाते तो ये पर्याप्त हो जाता। चलिए नेक्स्ट, अगला देखिए, बनाइए। फिर से दोस्तों वर्गाकार भुजा वाला मैं दे रहा हूं क्योंकि वर्गाकार भुजा वाला बहुत बार आ रहा है ना। स्क्वायर वाला कंटिन्यू अगर आप देख रहे हैं, अगर आपने देखा होगा तो पेपर जो 9 तारीख को पेपर हुआ था उसमें भी स्क्वायर आया, और 8 तारीख वाले पेपर की सभी शिफ्टों के अंदर स्क्वायर वाली अरेंजमेंट आई है। तो इस पे फोकस ज्यादा कर रहे हैं हम, जल्दी से बनाएंगे आप। ये एक स्क्वायर टेबल है, ठीक है। वर्गाकार मेज के चारों ओर अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं, कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। मेज की प्रत्येक भुजा पर 2 व्यक्ति बैठे हैं। ये तो अपन ने कर चुके हैं यार, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा उस टाइप का है। ये अभी आप बना चुके हो ऑलरेडी, जो अभी आपने पीछे बनाया है ना, ये उसी से संबंधित है। बस क्वेश्चन यहां पर यह है कि कौन सा जोड़ा भिन्न है, एक्स आर टी एस डब्ल्यू जेड या एस क्यू। एक्स आर देखो, एक्स आर टी एस डब्ल्यू डब्ल्यू जेड या टी पी।
तो एक्स आर डब्ल्यू जेड और टी पी तो एक साथ बैठे हैं, है ना, देखो ध्यान से, एक्स आर डब्ल्यू जेड टी एस या एस क्यू, टी एस या एस क्यू देख लो, टी एस एस क्यू भी साथ में है, टी एस साथ में नहीं है, तो टी एस एक भुजा पर नहीं बैठे हैं, इसका आंसर बनेगा टी एस। टी एस एक भुजा पर नहीं बैठे, बाकी सब एक ही भुजा पर बैठे। चलिए दोस्तों बनाइए इसको, क्या बनने वाला है। बनाइए बनाइए बनाइए, जल्दी से बनाइए फटाफट से, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, क्योंकि कल मॉर्निंग में भी बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है दोस्तों, सुबह 8 बजे, है ना, सुबह 8 बजे जो हम लोग सेशन लेने वाले हैं उसमें बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। एक पेपर सेट सुबह सुबह सोल्व करेंगे अब 8 बजे, सुबह 8 बजे भी एक पेपर सेट सोल्व होगा, शाम को भी 8 बजे पेपर सेट सोल्व होगा, सुबह 8 बजे पेपर सेट सोल्व होगा, और चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी एनालिसिस के माध्यम से हम लोग 12 बजे करेंगे, ठीक है। चलिए बनाइए। सर क्लास कब तक चलेगी बेटा, बस थोड़ा सा ही बाकी है, तो देखो 28वें प्रश्न पे पहुंच चुके हो आप, है ना, ध्यान से देखिए इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है। जब 189 और 126 का डिफरेंस देखोगे तो ये आएगा आपके पास 63, 63 को 2 से गुणा कर दो 126 हो जाएगा। 114 और 98 का डिफरेंस जो आएगा 16 आएगा इनका डिफरेंस, और 16 को 2 से गुणा कर दोगे तो 32 आ जाएगा। 137 और 48 का डिफरेंस देख लो, तो 37 तो वो गया, 11 और चला गया यानी 89, माइनस करोगे तो 89, 89 को 2 से गुणा कर दो, 9 दूनी 18, 180 में से 2 गया तो 178, 178, क्या आंसर आ गया 178। चलो मैथमेटिक्स एलजेब्रा सब्जेक्ट, तो मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है और एलजेब्रा उसी का पार्ट है। अगला प्रश्न, साफ साफ दिख रहा है यार, -2 + 2, -2 + 2, फिर यहाँ भी -2, तो I, ये आंसर आ गया IDSH। ठीक है दोस्तों, तो मजा आया कि नहीं आया ये बता दो सभी लोग। सबसे पहले तो फटाफट से थम्स अप करके ये बता दीजिए कि आंसर आनंद आ गया। 35 क्वेश्चन वहाँ किए, 30 क्वेश्चन ये किए, लगभग 65 क्वेश्चन हमने इस सेशन के अंदर किए हैं, और 5 क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको, चलो यार ये भी करवा देता हूँ यार, घर के लिए क्या देना, आ ही रहा है एग्जाम के अंदर, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट ही यार, इसको कर लो यार, कि ये सीरीज़ तो काफ़ी आ ही रही है, कर लो इसको, कर लो जल्दी से बेटा, काफ़ी आ रही है एग्ज़ाम के अंदर, बना के लाए हैं मेहनत करके, तो कर ही लो इसको, ठीक है। लीजिए देखना इधर, ये जो सीरीज़ है ना इसके अंदर एक क्रम चल रहा है और आपको अगला वाला क्रम निकालना है। जैसे ZM, देखिए Z ये रहा, M का ये रहा परसेंटेज, ये ZM परसेंटेज, फिर ऐसी *DX, *D और X, आगे @GU, @G और U, ALU, AL और यू तो ही नहीं, सॉरी ALJ, हाँ ALJ, तो अगला क्या आएगा, यानी आपको दिख रहा है जिससे जिस लेटर के बीच, यहाँ 3 लेटर है और यहाँ के बीच में 1 लेटर है, तो 3 और 1 का गैप हो रहा है, तो पहले इसको चेक कर लेते हैं। भैया 2 का ही गैप है तो नहीं बनेगा। GB हैशटैग, तो G और B के बीच में तो 2 का ही गैप आ रहा है, ये भी नहीं बनेगा। RYK, तो R ये रहा, Y, हाँ R के बाद देखना R Y और K, सही है, R और Y के बीच में 3 लेटर और फिर Y और K के बीच में 1 लेटर, तो ये वाला बनेगा आंसर, ये बनेगा, ये आंसर बनेगा, लास्ट वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। F और हैशटैग के बीच में तो 4 हो गए, तो लास्ट वाला वैसे ही रॉन्ग है, तो C वाला ऑप्शन बनेगा सीक्वेंस वाइज, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं
इस वाले क्वेश्चन को हम बोलेंगे, ठीक है, कोडेड ब्लड रिलेशन। चलिए कोडेड ब्लड रिलेशन फाइंड करते हैं। लेस देन का मतलब होता है दोस्तों, देखिए लेस देन का अर्थ दे रखा है ए बी का पति है, अर्थात पी टी का पति है, ये हो गए पति पत्नी। हैशटैग का मतलब है माता, टी माता है आर की। डॉलर का अर्थ है बहन, आर बहन है किसकी, एस की। ग्रेटर देन का अर्थ है पिता, एस पिता है किसका, क्यू का। तो क्यू की कौन हो गए, पापा के पापा। पी कौन हो गए, पी क्यू के कौन हो गए, दादा। पापा के पापा यानी कौन हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे, ग्रैंडफादर आप बोलोगे उसको। चलो दोस्तों बनाइए, हाँ ये आप कर सकते हो यार होमवर्क के लिए, एक प्रश्न तो बनता है ये, ठीक है, इस टाइप का। क्लियर है, ये प्रश्न किससे रिलेटेड है आपका, आंकड़े पर्याप्तता से संबंधित। इस प्रश्न को आप कर सकते हैं डेफिनेटली। ये वाला प्रश्न आप करेंगे, ये वाला भी करेंगे और ये वाला भी करेंगे, ठीक है, कम से कम ये वाला तो करिएगा। ये होमवर्क वाला है, बॉक्स पजल है एक तरीके से, सीढ़ियां दे रखी हैं, ठीक है, आप इसको बॉक्स पजल बोल लो, इसको आप फ्लोर पजल बोल लो, ठीक है। मैंने कोशिश यही करी है कि सारे क्वेश्चंस में करा दूं। मैंने आपको लीनियर भी करा दिया, सर्किल भी करा दिया, मैंने आपको स्क्वायर भी करा दिया, ठीक है, मैंने आपको बॉक्स वाला भी दे दिया है, ठीक है, ऑलमोस्ट सारे ही दे दिए मैंने, सारी चीज़ें करवा दी आपको। तो मज़ा आ गया होगा उम्मीद करता हूँ आपको, है ना। तो दोस्तों बेहतरीन तरीके से करिए मेहनत करेंगे जितनी उतना ही सक्सेस जल्दी मिलेगी आपको, बस ये बात ध्यान रखें, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दे रखा है आपको टेलीग्राम का, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। रीजनिंग लाइफ बाय दीपक सर चैनल, इसे आप ज्वाइन कर लें, रीजनिंग लाइफ बाय दीपक सर चैनल, इसका लिंक है। दोनों ही यूट्यूब चैनल दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रीजनिंग लाइफ शॉर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एंड रीजनिंग लाइफ बाय दीपक सर इस मैन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, रीजनिंग लाइफ शॉर्ट्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि रीजनिंग का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो गया। बहुत सारे बच्चे इसके बारे में जानकारी चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कल सुबह 10 से, है ना, कल सुबह 10 से लेके 7 बजे के बीच में, मंडे का दिन है, तो सुबह 10 बजे से लेके 7 बजे तक ऑफिस खुलता है। तो इस नंबर पे कॉल करके एक बार आप सारी जानकारी ले लेना, ये यहाँ से तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और अदरवाइज आप जानकारी नहीं भी लेना चाहते, क्योंकि जो पढ़ने वाला होता है और जिसका जो है ना डिसाइड कर चुका होता है कि हाँ यार मुझे सर से पढ़ना है और मुझे जबरदस्त तरीके से इस सब्जेक्ट में मुझे कोई किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं चाहिए, तो ये बढ़िया, आप चाहे बाकी के सब्जेक्ट के लिए कुछ भी देखो, कुछ भी करो, लेकिन इस फाउंडेशन बैच के माध्यम से रीजनिंग आपकी पूरी कंप्लीट हो जाने वाली है। 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको ये बैच मिलता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज तो ये है। लेकिन और इस बैच की प्राइस 1499 हो जाएगी दोस्तों 15 सितंबर के बाद में, ठीक है। तो आप इसे आज ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि 11 तारीख तो हो ही चुकी है। और मैं तो चाहता हूं पहले दिन से ही क्लासेस लो ना यार बढ़िया तरीके से, अभी पहला ही चैप्टर चल रहा है बढ़िया से, ठीक है। 2 बजे इसकी क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे। कंप्लीट फाउंडेशन बैच है जिसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग कराई जाएगी। और ये बैच किसी पर्टिकुलर एक एग्जाम के लिए नहीं है, सबके लिए है। ये कॉमन रीजनिंग का बैच है जो सब में आती है, या यूं कहें कि एक बार ऐसी रीजनिंग पढ़ो कि जिसके बाद आप चाहे कोई सा भी एग्जाम दो, आपको रीजनिंग पढ़ने की जरूरत ना पड़े। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? तो मजा आ जाएगा। जाइए क्लास 24 ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। क्लास 24 एग्जाम प्रिपरेशन ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप रजिस्टर कर लीजिए, लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने के बाद जो भी कैटेगरी आपको चूज करनी है, चाहे एसएससी कैटेगरी चूज करनी है या रेलवे कैटेगरी चूज करनी है या बैंक या एसएससी, जो भी चूज करना है चूज करो, सब में ये बैच आपको दिखेगा, क्योंकि ये कॉमन बैच है। प्रिपरेशन पे क्लिक करेंगे, प्रिपरेशन पे क्लिक करने के बाद जो विंडो ओपन होगी उसमें सेकंड नंबर पर आपको मेरा बैच दिखेगा, कंप्लीट A to Z फाउंडेशन बैच रीजनिंग का। इसे आप लोग जो है क्लिक करके जो विंडो आपके सामने ओपन होगी उस पर आप बाय का ऑप्शन करेंगे, बाय कर लेंगे, ठीक है, क्लियर है। और इसके अलावा आप एग्जाम भी, टेस्ट भी लगा सकते हैं, बेहतरीन टेस्ट अवेलेबल हैं C25 कोड लगाकर, है ना, C25 कोड लगाकर 100 फुल लेंथ टेस्ट के साथ साथ आपके पास 10 लेटेस्ट टेस्ट जो हैं ये भी आपके पास अवेलेबल हैं क्लास 24 ऐप पर। इसे आप कर लीजिएगा डाउनलोड। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए,
लाइक कर दें सेशन को, शेयर कर दें और सब्सक्राइब जिसने भी नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भाई साहब जरूर प्रेस कर लेना, फिर इसीलिए नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। ओके गाइस, थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे। और एक चीज और, कल आपको 8 बजे है ना, कल रात के 8 बजे जो है आप इसकी ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। जो भी फ्री पीडीएफ्स और फ्री यूट्यूब की क्लासेस हैं वो आपको सीक्वेंस वाइज यहां पर मिल जाएंगी, ठीक है। रीजनिंग लाइफ बाय दीपक सर, इसकी इस वाली ऐप पर आपको मिल जाएगी, इसी नाम से सर्च कर लेना, कल रात को 8 बजे मिल जाएगी आपको, ठीक है भाई। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच। जिसको कुछ भी सुनना हो, कुछ भी मतलब कोई भी कमेंट करना हो, कोई भी बात करनी हो तो आराम से नीचे जब वीडियो कंप्लीट हो जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है? एक बच्चा बोल रहा है सर आप लोग पैसे के लिए इतना कुछ करते हैं कि कोर्स बेच सकने से पहले अनअकैडमी पर बेचते थे कोर्स, अब इस पर बेच रहे हैं। तो यार आपके पिताजी तो खिलाएंगे नहीं ना यार हमें, है ना। और हमारी भी यार कम से कम 50-60 लोगों की टीम है, समझ रहे हो आप, ठीक है। और वहाँ पे 10,000 8,000 रुपये का बैच मिलता था आपको, यहाँ पर मात्र 999 रुपीज़ में मिल रहा है, वो भी इंडिविजुअल बैच। तो ये आपके समझ में नहीं आएगी और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि आप इसे समझें। जो समझदार हैं, जिनको मिल रहा है, यूट्यूब से कौन सी कमी रखी है भाई, यूट्यूब पे भी कोई कमी नहीं रखी। ग्रुप डी का पूरा पेपर इससे बाहर कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन ये जो आपने वर्ड कही ना, ये यहाँ से ये दर्शाता है कि कल को आप भी कहीं जॉब करोगे ना, ठीक है, कहीं पर भी, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर मान लीजिए आपकी कहीं पर जॉब लग जाती है अच्छी खासी, ठीक है, तो फिर उस समय भी ये कहेंगे कि आपने फ्री में ही आए होंगे उठ के, है ना। सही है कि नहीं? तो ये मानसिकता है ना, जीवन में बदलो भाई। क्योंकि जीवन में अगर यही मानसिकता लेके चले ना कि दूसरे की थाली में आपको घी ज्यादा दिख रहा है, अपनी थाली में नहीं है, आप तरक्की कर ही नहीं सकते। कोई फोर्स नहीं है, कोई हाथ पकड़ के आपसे नहीं बोल रहे हैं कि आप लो। जिसको जरूरत है वो लेगा और उसको पता है कि क्या चीजें दीपक सर ने दी हैं और क्या दे सकते हैं और कितनी मेहनत वो कर रहे हैं, वो अपने परिवार का सदस्य है। वो बच्चा अपने परिवार का सदस्य नहीं है जो सिर्फ मुंह उठा के आ गया है और उसको कुछ पता नहीं है। जिसको नहीं पता है तो पहले हिस्ट्री चेक कर लो आराम से, और बैच कितने का है ये भी तो देख लो पहले, हैं। तो बहुत इतने भैया आपने तो धन दौलत बहुत ज्यादा दे दी हो जैसे, तो बैच के लिए 999 रुपीज 1 साल की वैलिडिटी। हिसाब लगाएगा ना भाग लगा के तो 85 रुपए लगभग महीना आएगा, ठीक है। कितना आएगा? आज पूरी हिस्ट्री सुनी ले भाई फिर अच्छे से। कितना आएगा? 85 रुपए मात्र। और डेली दिन वाइज, दिन के हिसाब से अगर देखा जाएगा ना, दिन के हिसाब से देखा जाएगा तो लगभग 2.5 रुपए के आसपास, 2.5 रुपए में कंप्लीट थ्योरी, टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस ये मिल रहे हैं आपको, दिन के मात्र 2.5 रुपए। चलो आपकी जरूरत नहीं है, ब्लॉक कर देते हैं आपको, ठीक है। बोल के ही कर रहा हूं मुंह पे। चलिए ऐश करिए। चलिए दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिएगा, ठीक है। नेग्लेक्ट करिए, नजरअंदाज करिए, जीवन में खुश रहना सीखिए, खुशियां बांटिए और स्वस्थ रहिए। अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। लव यू ऑल।